तैयार हो जाए, क्योंकि अब आप उस सफ़र में कदम रख चुके हैं जहां हर कहानी एक जाल है और हर मोड़ पर छुपा है खौफनाक ट्विस्ट। यहाँ हर किरदार सिर्फ खास नहीं बल्कि खेल का खिलाड़ी है या शिकार। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहाँ कहानियाँ नहीं चलती बल्कि दौड़ती हैं और हर दुनिया अपने साथ लाती है एक नई तबाही। समझते ही कि उसे क्या करना है, दक्ष ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार उसका अभ्यास सीधा था, दोनों हाथों से तलवार को पकड़कर जैसे वह वार करने जा रहा हो, लेकिन उसने वार नहीं किया। वह एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। दक्ष ने सोचा था कि वह 1 महीने में इसे पूरी तरह नियंत्रित कर लेगा, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत निकली। उसे इस एकाग्र अवस्था में स्वतः प्रवेश करने में केवल 3 दिन लगे। इस बार गौतम ने उसके अभ्यास में कोई दखल नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि दक्ष को खुद अपनी राह चुननी होगी और उसके बाद वह उसकी सहायता करेगा। सूर्यास्त के समय दक्ष आंगन के किनारे खड़ा था, अग्नि तलवार को हाथ में लिए हुए लगातार वार करता हुआ। तलवार की धार से निकलती हल्की सी चमक हवा को चीरती हुई गुजर रही थी। ये था टोबू जंगेकी का क्षेत्र। हालांकि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, दक्ष की आंखें एकदम शांत थीं, जैसे उसे मांसपेशियों की थकावट का एहसास ही न हो। अब वह एकाग्रता की अवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका था। कुछ वार और करने के बाद उसने तलवार रोक ली। अब जब चाहूं मैं इस अवस्था में प्रवेश कर सकता हूं और बना रह सकता हूं। उसने तलवार की ओर देखा, उसकी धार में अपना प्रतिबिंब देखा और एक बार फिर से तलवार को घुमाया। वाकई ये बिल्कुल अलग अनुभव है। इस अवस्था में प्रवेश करने से सब कुछ बदल गया। थोड़ी देर तलवार को निहारने के बाद उसने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और वह दोबारा एकाग्र अवस्था में चला गया। दाएं हाथ में अग्नि तलवार थामकर वह दीवार की ओर मुड़ा और वुश 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 3 तेज वार करने के बाद उसने तलवार नीचे कर दी। आसपास एकदम सन्नाटा था। दक्ष दीवार के पास गया। वहां पर तलवार से काटी हुई आड़ी तिरछी रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। अचानक धड़ाम, दीवार का एक हिस्सा ढह गया और भारी पत्थर बिखरते हुए आंगन में गिरने लगे। ये नौसेना केंद्र था और यहाँ की दीवारें साधारण पत्थर की नहीं बल्कि बेहद कठोर चट्टानों की बनी थीं, जिनकी कठोरता इस्पात और समुद्र पत्थर के बाद आती थी। फिर भी दक्ष की तलवार ने उसे ऐसे काटा जैसे वह सिर्फ पनीर हो। ये केवल अग्नि तलवार की ताकत नहीं थी, जो श्रेष्ठ तलवारों की श्रृंखला में से एक थी, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि दक्ष ने एकाग्र अवस्था को पूरी तरह साध लिया था। एक आम व्यक्ति तो दुनिया की सबसे अच्छी तलवार से भी उस दीवार को नहीं काट सकता। अब यदि फिर से कोई भूरे पीठ वाला बंदर उसके सामने आता तो वह उसकी रक्षा को भी चीर सकता था। गिरी हुई दीवार को देखकर दक्ष के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने धीरे से तलवार म्यान में रख दी। उसी समय एक आवाज गूंजी। ये क्या हुआ? गौतम, जो उस गिरती दीवार की आवाज से उठ गया था, आंगन में आया। वह अब भी थोड़ा नींद में था, लेकिन जांचने के लिए बाहर निकल पड़ा। अगली ही क्षण उसकी नींद गायब हो गई। उसने देखा पत्थरों का एक बड़ा ढेर पूरी तरह से कटा हुआ था। दक्ष, ये तूने क्या कर दिया, नालायक? बस तलवार आजमाए। दक्ष का मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि वह एकाग्रता की अवस्था पूरी तरह से साध चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तलवार आजमाए? गौतम ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। तूने तलवार आजमाने के लिए दीवार ही चुनी, कुछ और नहीं मिला? क्योंकि ये दीवार अच्छी लग रही थी, दक्ष ने गंभीरता से कहा। फराक। गौतम लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा, जैसे उसे खून चढ़ आया हो। असल में वह ये बात पहले भी सुन चुका था। ये वाक्य उसे बहुत परिचित लगा। जब वह पहले लड़ता था और भारी तबाही होती थी, और जब कोई पूछता कि उसने सब क्यों तोड़ डाला, तो उसका जवाब होता, क्योंकि अच्छा लग रहा था। वह इस उत्तर की उम्मीद नहीं कर रहा था और कुछ कह नहीं पाया। अगर कुछ नहीं है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। दक्ष ने हाथ हिलाया और खिड़की से सीधे दूसरे मंजिल पर अपने कमरे में कूद गया और खिड़की जोर से बंद कर दी। गौतम अकेला रह गया आंगन में। थोड़ी देर बाद उसने सिर पकड़कर कहा, सच में ये लड़का मुझसे ही गलत चीजें सीख गया है। कब देखा इसने मुझे खुद का घर तोड़ते हुए? मैं तो हमेशा दूसरों का घर तोड़ता हूँ, ये भी वही सीख जाता। उसने यह बात धीरे से कही थी, लेकिन दक्ष को साफ सुनाई दे गई। फुशश। दक्ष, जो पानी पी रहा था, हंसी रोक न सका और मुंह से सारा पानी छिड़क बैठा। उसे पता था कि गौतम नाराज होगा दीवार तोड़ने पर, लेकिन ऐसा जवाब आएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। किसी और का घर तोड़ो, ये कैसी सोच थी? दक्ष को गौतम की हरकतें अब चौंकाती नहीं थीं। वह जानता था कि कुछ भी हो, गौतम अंत में सब सुलझा ही देगा। अब जबकि मैंने एकाग्र अवस्था को साध लिया है, अगला लक्ष्य है टोबू जंगेकी को पूरी तरह सीखना। उसने धीरे से बुदबुदाया और फिर कुछ याद आया। एक सोच के साथ उसने अपनी गुणसूची को देखा, जिसे पिछले 3 दिनों से उसने नहीं देखा था। 3 दिन से वह केवल अभ्यास में डूबा था, और आज जब वह पूरी तरह एकाग्रता साध चुका था, तभी उसे यह ध्यान आया।
हालांकि मैंने केवल एकाग्रता पर काम किया, लेकिन मेरी शक्ति में भी इजाफा होना चाहिए। उसने गुण सूची को देखा। दूसरा चरण, आत्मा की प्राचीन तलवार जोड़ 7। गुण, आक्रमण शक्ति जोड़ 8 0, बल जोड़ 2 विशेष गुण, संसार की हर वस्तु राख बन जाए। तलवार के हमले में अतिरिक्त अग्नि क्षति। विकास की शर्तें अब भी पूरी नहीं हुई। संचित ऊर्जा 146/80। ऊपरी हिस्से में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन सबसे नीचे का आंकड़ा देखकर दक्ष चौंक गया। ऊर्जा न सिर्फ पूरी हो गई थी, बल्कि 60 से अधिक अंक अतिरिक्त थे। ये क्या? वह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अधिक ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई। 3 दिनों में उसने ज्यादा शारीरिक अभ्यास नहीं किया था, इसलिए वह कम ऊर्जा की अपेक्षा कर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद उसे उत्तर मिलने लगा। समझ गया, ऐसा है। उसने पहले भी सोचा था कि युद्ध आत्मा की क्षमता को तेज करता है, इसलिए लड़ाई में ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। और इन 3 दिनों में उसने आत्मा की शक्ति से जुड़ी एक बड़ी बाधा पार कर ली, एकाग्रता की अवस्था में पूरी तरह प्रवेश करना। इसलिए उसकी ऊर्जा इतनी तेजी से बढ़ी। बिल्कुल यही वजह है। दक्ष ने गुण सूची को देखते हुए धीरे से बुदबुदाया और आत्मा की तलवार को एक बार फिर सशक्त करने का निर्णय लिया। एक स्वर्णिम चमक के साथ गुण सूची बदल गई। दूसरा चरण, आत्मा की प्राचीन तलवार जोड़ 8। गुण, आक्रमण शक्ति जोड़ 85, बल जोड़ 2 विशेष गुण, संसार की हर वस्तु राख बन जाए। तलवार के हमले में अतिरिक्त अग्नि क्षति। विकास की शर्तें अब भी पूरी नहीं हुई। संचित ऊर्जा 60/90। 3 दिनों में यह एक जबरदस्त प्रगति थी। उसने तलवार को जोड़ 8 तक बढ़ा लिया था और अब जोड़ 9 से ज्यादा दूर नहीं था। आधे महीने में मैं इसे जोड़ 10 तक ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है जैसे पहले हुआ था, मुझे इसे अगले चरण में विकसित करने के लिए कोई विशेष शर्त पूरी करनी होगी। दक्ष ने गुण सूची की ओर देखा और कुछ सोचते हुए सिर थोड़ा झुका दिया। वैसे भी अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं, इसलिए अभी इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। जब जोड़ 10 होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल जरूरी है प्रशिक्षण और खुद को और मजबूत बनाना। एकाग्रता की अवस्था को समझने और उस पर नियंत्रण पाने के बाद उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अभी सीखना बहुत कुछ बाकी था। गौतम, समुद्र के चारों सम्राट और नौसेना के प्रमुख, ये सब उससे कहीं अधिक ताकतवर थे। दक्ष जानता था कि उसके पास जो शक्ति है वह समुद्र की सबसे ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वह तलवार को तीसरे चरण तक विकसित कर ले तो वह उस ऊंचाई के थोड़ा और करीब पहुंच सकता है। मूल्यांकन के बाद दक्ष ने एक नई सीमा पार की थी। तलवार की राह कांटों से भरी होती है। एक ताकतवर तलवारबाज का सभी सम्मान करते हैं। फिलहाल दक्ष उतना ताकतवर नहीं था। एकाग्रता की अवस्था सीखने के बाद भी वह खुद को तलवार गुरु नहीं कह सकता। तलवारबाज की ताकत उसकी टोबू जंगेकी की शक्ति से आंकी जाती है, न कि एकाग्रता से। एक साधारण तलवारबाज और एक गुरु तलवारबाज के बीच विशाल अंतर होता है, और यह अंतर टोबू जंगेकी की शक्ति को दर्शाता है। कमजोर टोबू जंगेकी एक घर तक को ही काट सकती है। मजबूत टोबू जंगेकी धरती को हिला सकती है। दक्ष एकाग्रता की मदद से अपनी तलवार से थोड़ी बहुत हवा का दबाव छोड़ सकता था, जो 1 फीट से भी कम दूरी तक जाती थी। जबकि महावीर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज, एक हिमखंड को काट सकता था। वह अंतर मापा भी नहीं जा सकता। एकाग्रता की मदद से तलवार को इस तरह घुमाना कि उसकी गति और ताकत से एक तीखी हवा की धार निकले, वही टोबू जंगेकी कहलाता है। ये धार जितनी तेज और शक्तिशाली होगी, उतना ही प्रभावशाली टोबू जंगेकी होगा। हालांकि इसे बनाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये दोनों तत्व आपस में जुड़े होते हैं। अगर शक्ति और गति का मान 9 हो और एकाग्रता का मान 1 हो तो प्रभाव 9 ही रहेगा। लेकिन अगर शक्ति और गति 5-5 हो और एकाग्रता भी 5 हो तो प्रभाव 25 हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। लेकिन अगर बड़ी टोबू जंगेकी की बात करें तो ताकत और गति ही निर्णायक होती हैं। उस स्तर तक पहुंचना अभी दूर है। दक्ष को महावीर की शक्ति याद आ गई और वह उस ताकत के प्रति सम्मोहित हो गया। वह जल्दी से फिर से किताब में डूब गया और आगे पढ़ने लगा। मजबूत तलवारबाजों को केवल टोबू जंगेकी ही नहीं, बल्कि अपनी तलवारबाजी से कुछ विशेष उत्पन्न करने की शक्ति भी चाहिए। और वह चीज़ हर तलवारबाज के लिए अलग होती है। वह इस पर निर्भर करता है कि वह कौन सी राह पर चल रहा है। कुछ लोग गति को अपनी शक्ति का मूल मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल गति से ही वे किसी भी ताकतवर विरोधी को हरा सकते हैं। तो मेरी तलवार से निकलने वाली अग्नि को लोग ये समझ बैठे कि मैं तलवार से आग उत्पन्न कर सकता हूँ। दक्ष को याद आया कि गौतम ने कहा था कि वह जन्मजात योद्धा है, और शायद इसलिए उन्होंने भी यही समझा। किताब में तलवारबाजी के कई स्तरों का वर्णन था, लेकिन वह सब बाद की बात थी। अभी तो उसे एक एक कदम धीरे धीरे चलना था। अगला कदम ज्यादा दूर नहीं था। उसे टोबू जंगेकी का अभ्यास करना था। किताब में इसका सबसे सरल तरीका दर्ज था। वजन के साथ वार करना।
और जब वह इतनी तेजी से वार करे कि साधारण व्यक्ति उसे नंगी आंखों से देख न सके, तब वह सफल माना जाएगा। यही तरीका जोरावर भी इस्तेमाल करता था। उस समय टोबू जिंगेकी की शक्ति लगभग दोगुनी हो जाती है। कोई विशेष तकनीक नहीं चाहिए, बस वार पर वार करता रहूं जब तक सफल न हो जाऊं। किताब में दिए गए तलवार अभ्यास को देखकर दक्ष ने हल्के से सिर हिलाया। उसे हमेशा साधारण और कठोर तरीके पसंद रहे हैं। यदि कोई जटिल चीज को सरल नहीं बना सकता तो उसका मार्ग भी जटिल होगा। यही दक्ष की सोच थी। आंगन की मरम्मत होने के बाद उसने टोबू जिंगेकी का अभ्यास शुरू किया, और यह अभ्यास एकाग्रता की अवस्था के मानसिक अभ्यास की तुलना में अधिक वास्तविक था। उसने तलवार के अभ्यास का सबसे साधारण तरीका चुना और अभ्यास में लग गया। ये सबसे आसान तरीका था, लेकिन सबसे थकाऊ भी, क्योंकि उसे केवल एक ही क्रिया को बार बार दोहराना था, जब तक कि उसके हाथ सुन्न न हो जाएं, उनमें कोई एहसास न बचे और वह तलवार को थाम भी न सके। आम लोगों के लिए यह अभ्यास नरक जैसा था, लेकिन दक्ष के लिए, जो 1 महीने गौतम के साथ कठिन प्रशिक्षण ले चुका था, यह अभ्यास आसान था। 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार दक्ष बिना थके उस एक ही क्रिया को दोहराता रहा। जब तक उसके हाथों में कोई एहसास नहीं बचा, उसने तब तक अभ्यास जारी रखा। फिर थोड़ा विश्राम कर दोबारा शुरू कर दिया। 3 दिन बाद उसकी हरकतों में बदलाव आने लगा, जैसे उसके मांसपेशियां और हड्डियां खुद तय कर रही हों कि किस तरह से चलना है। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका शरीर अपने आप शक्ति उत्पन्न करने का तरीका सीख गया। किस तरह से तलवार को पकड़ना है, किस तरह से वार करना है, सब कुछ अपने आप तय होता गया। और अब हर वार बिल्कुल पिछले जैसा ही होता। लगता है कि तलवार प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है, अब दूसरा चरण। उसने मन ही मन सोचा और फिर थोड़ी देर बाद दूसरे चरण का अभ्यास शुरू कर दिया। आंगन में दक्ष अब भी तलवार चला रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। हर वार में मानो 2 तलवारें चल रही हों। भले ही वह सिर्फ पहले चरण का अभ्यास पूरा कर पाया था, लेकिन टोबू जिंगेकी की झलक अब साफ दिखने लगी थी। वार की सीमा और ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा थी। मेहिर जैसा तलवारबाज हवा को इस कदर संकुचित कर सकता था कि उसकी एक टोबू जिंगेकी से पूरा द्वीप चीर जाए। उस संकुचित हवा की धार मानो असली तलवार बन जाती थी। हालांकि दक्ष अभी टोबू जिंगेकी का उपयोग कर पा रहा था, लेकिन उसकी हवा अभी इतनी घनी नहीं थी, इसलिए थोड़ी दूर जाकर बिखर जाती थी। स्विश स्विश, जैसे ही उसने वार किया, तलवार की नोक से 2 ऊर्जा रेखाएं निकली और सामने की दीवार में गहरे निशान बना गईं। क्या मैं कर पाया? दक्ष की आंखों में चमक आए और उसने दोबारा कोशिश की। अगर तलवार और हवा एक हो जाएं, तो वार की गति और बल भी दोगुने हो जाते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, ये बात वह जानता था। तलवारबाजी की नींव यही है, और इसे समझने के लिए वक्त चाहिए। स्विश स्विश, फिर से 2 बार हवा चीरते हुए दीवार से टकराए, और इस बार दरारें कुछ ज्यादा गहरी थीं। थोड़ा बहुत जुड़ाव हुआ है। स्विश स्विश, अभी भी कम है। फिर से पूरा आंगन तलवार के निशानों से पट गया था। गुरुदेव गिरीश को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने देखा था कि दक्ष इस अभ्यास को लेकर बेहद गंभीर है, इसलिए उन्होंने उसे उसकी तरह अभ्यास करने दिया। इस तरह आधा महीना बीत गया। अब प्रतियोगिता में बस कुछ ही दिन बाकी थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दक्ष अब भी उसी प्रकार अभ्यास कर रहा था, लेकिन अब उसकी तलवार के वार में कुछ अलग बात थी। भले ही वह पहले जैसे ही दिखते, लेकिन हर वार में निकलने वाला दबाव कहीं ज्यादा तीव्र था। अचानक एक वार के साथ हवा में तलवार की नोक से एक चांदी जैसी ऊर्जा निकली। 5 मीटर दूर जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। तो अब मैं 3 बार हवा को आसानी से संकुचित कर सकता हूं, लेकिन चौथी बार में कुछ कमी रह जाती है। वह जमीन पर बने गहरे निशान को देखकर हल्के से मुस्कुराया। असल में यह अभ्यास केवल दिखावा था। असली उद्देश्य आत्मा की तलवार को तीसरे चरण तक पहुंचाना था। हाँ, दक्ष की आत्मा की तलवार अब तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। जब उसने तलवार को जोर 10 पर पहुंचा दिया और फिर ऊर्जा पूरी होने पर एक और बार प्रगति की, तो बिना किसी रुकावट के वह तीसरे चरण में पहुंच गई। अब गुण तालिका कुछ इस तरह दिख रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा चरण, आत्मा की बुद्धिमान तलवार जोड़ 0। आक्रमण शक्ति जोड़ 135। ताकत जोड़ 40। फुर्ती जोड़ 40। विशेष गुण, संसार की हर चीज राख में बदलो। अतिरिक्त अग्नि क्षति। विशेष शक्ति, गेत्सुगा टेंशो एक चाप आकार की लाल ऊर्जा तरंग को छोड़ सकती है। ऊर्जा 34/120। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरे चरण में पहुंचते ही दक्ष की ताकत में जबरदस्त उछाल आया था। अब तलवार में फुर्ती जैसा नया गुण भी जुड़ चुका था, और साथ ही गेत्सुगा टेंशो नाम की नई नीली विशेष शक्ति भी। शुरुआत में उसे लगा कि यह सिर्फ साधारण शक्ति है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि यही वो ऊर्जा तरंग है जो उसे मिहिर की तरह दोगुनी तिगुनी ताकत दे सकती है। ये शक्ति कुछ ही बार इस्तेमाल करने पर थकावट दे सकती है, लेकिन सीमित नहीं थी।
अब तो उसकी आग की शक्ति की सीमा भी 10 मीटर तक बढ़ चुकी थी। अभी की तुलना में दक्ष की ताकत पिछली परीक्षा के समय से दोगुनी हो चुकी थी। गुण तालिका की ओर देखते हुए उसके मन में एक विचार आया। मुझे हवा को 4 बार फिर 5 बार संकुचित करना सीखना होगा, तभी मैं दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं के बराबर पहुंच पाऊंगा। वह दोबारा अभ्यास शुरू ही करने वाला था कि तभी आंगन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह पलटा तो देखा, गुरुदेव गिरीश अंदर आ रहे थे। दक्ष, 1 महीने की मेहनत के बाद कैसा लग रहा है? उन्होंने नाक खुजलाते हुए पूछा और जमीन पर गहरे वार देख मुस्करा दिए, पर बिना जताए। ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस ताकत से खेत जोत सकता हूं। दक्ष ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा। खक खक, गिरीश को तो जैसे खांसी आ गई। टोबू जांगेकी से खेत जोतने की बात? ये क्या बात हुई? थोड़ा रहम कर दक्ष, इस महीने का अभ्यास तुम्हारे लिए अच्छा रहा, लेकिन घमंड मत करना। इस परीक्षा में कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें शैतानी फल की शक्ति है। उनसे लड़ते समय सतर्क रहना। हालांकि इस महीने उन्होंने दक्ष का अभ्यास हर दिन नहीं देखा, लेकिन जमीन पर पड़े निशान देखकर वे उसकी प्रगति समझ सकते थे। ये बात सही थी कि अब भी कई लोग ऐसे थे जो दक्ष को टक्कर दे सकते थे, लेकिन इतना तय था कि दक्ष की जगह अब उस विशेष शिविर में पक्की थी। प्रतियोगिता का असल मकसद शिविर के सबसे ताकतवर व्यक्ति को ढूंढना नहीं था, बल्कि जेड को ये जानने में मदद करना था कि कौन वास्तव में योग्य है, जिसे वह व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकें। शैतानी फल के उपयोगकर्ता। जब गारव ने ये कहा तो दक्ष ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा। यद्यपि वह इन फलों की क्षमताओं से भलीभांति परिचित था, पर अब तक उसने इन्हें अपनी आंखों से होता नहीं देखा था। शैतानी फल की बात आते ही दक्ष को हाकी की याद आ गई। उसने सीधे गारव से पूछ लिया, क्या आप मुझे हाकी सिखा सकते हैं? गारव कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे अंदर हाकी सीखने की मूल योग्यता तो है, लेकिन तुम्हें पहले विशेष शिविर में जाना होगा। वहां जेड तुम्हें सिखाएगा। प्रतियोगिता में कुछ ही दिन शेष थे और इतने कम समय में हाकी सीखना असंभव था। और गारव ने यह भी साफ कर दिया था कि अभी वह केवल योग्यता रखता है, हाकी आती नहीं है। ऐसे में जबरदस्ती अभ्यास कराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दक्ष ने सहजता से स्वीकार कर लिया। उसे भी पता था कि हाकी का अभ्यास 2-4 दिन में नहीं होता, तो इन 3 दिनों में मैं अपनी नई शक्ति के साथ सामंजस्य बैठा लूंगा। गारव ने सहमति में सिर हिलाया और फिर आंगन छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद दक्ष ने फिर से अभ्यास शुरू किया। अब वह हवा को 4 बार संकुचित कर सकता था और अब वह 5 बार का प्रयास कर रहा था। ये प्रकार का अभ्यास जितना आगे बढ़े उतना कठिन होता है। अगर वह हवा को 15 बार संकुचित करने लगे तो वह श्रेष्ठ तलवारबाजों में गिना जाएगा। अल्पविराम। कुछ दिन बीत गए। क्षितिज से आती हुई सूरज की पहली किरण जैसे सोने की लहर बनकर आकाश में फैल गई। दक्ष पहले ही जाग चुका था और आंगन में खड़ा था। फटाक, उसका हाथ तेजी से चला और कुछ तलवारें मानो एक हो गईं। स्विशिश, अगले ही पल एक चांदी सी सफेद ऊर्जा उसकी तलवार की नोक से निकलकर जमीन से टकराए और 7 मीटर लंबी दरार बना दी। हवा को 5 बार संकुचित करना अभी भी थोड़ा कठिन है, पर 4 बार तो अब आसानी से हो रहा है। अब मैं टोबू जांगेकी से इस्पात तक काट सकता हूं। वह दरार को देखकर हल्के से मुस्कुराया, तलवार म्यान में रखी और बुदबुदाया, अब चलना चाहिए, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अल्पविराम। मुख्यालय के प्रशिक्षण शिविर में शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण, निशानेबाजी जैसे अलग अलग मूल्यांकन होते थे। इस तरह के मूल्यांकन हर 3 या 6 महीने में होते थे। हालांकि सामान्यतः ऐसे परीक्षण प्रशिक्षकों द्वारा लिए जाते थे, लेकिन जब बात प्रतियोगिता पर आधारित मूल्यांकन की हो तो अतिरिक्त देखरेख की आवश्यकता होती थी। इसमें रंगरूट आपस में भिड़ते थे, इसलिए समय भी अधिक लगता था। इस प्रकार का परीक्षण बहुत लंबे समय बाद हो रहा था। विशेष शिविर को इससे अलग रखा गया था। ये सिर्फ सामान्य शिविर की 10 टुकड़ियों के लिए था। जब दक्ष शिविर के उस हिस्से में पहुंचा जहां मूल्यांकन होना था, वहां पहले से ही बड़ी संख्या में रंगरूट मौजूद थे, कोई उत्साहित, कोई आत्मविश्वास से भरे। 3 दिशाओं से रंगरूट इकट्ठा हुए थे और चौथी दिशा में प्रशिक्षक खड़े थे। उन्हीं में एक थे पूर्व एडमिरल जेड। मरीनफोर्ड का ये शिविर सिपाही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत योद्धा तैयार करता था। यहाँ समूह अभ्यास पर जोर नहीं था। जेड स्वयं आए थे प्रतिभाशाली रंगरूटों को विशेष शिविर में चुनने और उनके युद्ध कौशल को देखने के लिए, ताकि बाद में उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकें। मूल्यांकन चौराहे पर होने वाला था। दक्ष वहां बिना किसी ध्यान आकर्षित किए पहुंच गया। जब सभी रंगरूट उपस्थित हो गए तो जेड ने धीरे से कहा, समय हो गया है, शांति बनाए रखो। उनकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गंभीरता थी कि सबका ध्यान उसी ओर गया। इस बार का युद्ध मूल्यांकन पहले जैसा नहीं है। इस बार तुम उस रंगरूट को चुनौती दे सकते हो जो तुम्हारे ऊपर रैंक में है। जेड ने नियम संक्षेप में समझाए। हर 6 महीने में एक मूल्यांकन होता ही है, लेकिन यह मूल्यांकन पहले के प्रदर्शन पर आधारित है। कोई भी रंगरूट अपने से ऊंचे स्थान वाले को चुनौती दे सकता है।
अगर हार गया तो रैंक वही रहेगा, लेकिन अगर जीत गया तो नीचे वाला ऊपर वाले की जगह लेगा। यदि सभी चुनौती देना बंद कर देंगे तो मूल्यांकन वहीं समाप्त हो जाएगा। नियम ये भी था कि कोई भी रंगरूट हथियार नहीं चला सकता। ऊपर रैंक वाला नीचे वालों को चुनौती नहीं दे सकता, और चुनौती से बचा नहीं जा सकता सिवाय इसके कि चुनौती प्राप्त करने वाला घायल हो। ये प्रतियोगिता आधारित मूल्यांकन असली परीक्षा है और यह पूर्व मूल्यांकन पर आधारित है। अपनी रैंक याद रखो, पर पूरे शिविर की रैंकिंग भी दिखाई जाएगी। अब जैद ने एक सहायक को रैंकिंग प्रदर्शित करने का आदेश दिया। पीछे खड़े ब्रिगेडियर ने दीवार पर रैंकिंग प्रोजेक्ट की। ये पिछली रैंकिंग थी, अब सब देखना चाहते थे कि इस बार असली नंबर 1 कौन बनेगा। कई रंगरूटों को अब तक लगता था कि पिछली रैंकिंग बनावटी थी। रैंकिंग कुछ इस प्रकार थी: प्रथम स्थान दक्ष, द्वितीय स्थान हीना, तृतीय स्थान दरश, चतुर्थ स्थान किरण, अल्पविराम। दक्ष, ये कौन है? ये पहले स्थान पर कैसे आ गया? दक्ष मंकी डी, दक्ष मंकी डी, ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। अरे, ये तो मरीन के नायक उप एडमिरल गारव जैसा नाम है। कई रंगरूट अब चौंक उठे। दक्ष अभी प्रसिद्ध नहीं था, वह 3 महीने पहले आया था। 1 महीना बाकी रंगरूटों के साथ अभ्यास में और बाकी 2 महीने अकेले आंगन में बिताए, इसलिए अन्य टुकड़ियों को उसका कोई अंदाजा नहीं था। पर जो रंगरूट उसकी टुकड़ी के थे उनका मत अलग था। दक्ष पूरे शिविर में पहले स्थान पर, वह तो अपनी टुकड़ी में भी पहले नहीं आता। ये मजाक है क्या? ये परिणाम झूठे हैं। क्या समझते हैं हमें? अंधे हैं क्या? कई रंगरूटों ने परिणाम देखकर तिरस्कार भरी हंसी छिपाई। किसी ने मूल्यांकन पर सवाल नहीं उठाया तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब सबको लग रहा था कि जल्द ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दक्ष और हीना की रैंकिंग के अलावा एक और अजीब बात थी। 5वीं टुकड़ी के पहले 3 रंगरूट तो शीर्ष पर थे, लेकिन चौथा उसी टुकड़ी का रंगरूट कहीं 50वें स्थान पर था। दक्ष, हीना और दरश को छोड़कर बाकी सभी रंगरूटों की रैंकिंग बहुत ही नीचे थी। मुझे नहीं लगा था कि मेरी रैंकिंग इतनी नीचे होगी। मेरी भी बहुत कम है। लगता है जंगल में लगी आग ने हमारे परिणामों पर काफी असर डाला। शुक्र है कि आग और नहीं फैली। अगर प्रशिक्षकों ने हस्तक्षेप न किया होता तो हालात और खराब हो सकते थे। मुझे आज भी समझ नहीं आया कि जंगल में आग लगी कैसे। आग की याद आते ही 5वीं टुकड़ी के ज्यादातर रंगरूटों के चेहरे पर डर लौट आया। बाकी टुकड़ियों ने भी इस घटना के बारे में सुना था। जब उन्होंने 5वीं टुकड़ी की रैंकिंग देखी तो फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। भीड़ के बीच दक्ष ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए मूल्यांकन की रैंकिंग देखी। लगता है मेरे कुछ अंक हीना को चले गए होंगे क्योंकि वो मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगा था कि दरश तीसरे स्थान पर होगा। लगता है भविष्य में लवी को 11 सुपरनोवा में आने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे शिविर में दक्ष और हीना के बाद दरश ही था जो सबसे कड़ा था। ये देखकर दक्ष को भी थोड़ी हैरानी हुई कि बाकी शिविर बहुत पीछे नहीं था। अब तो यह मूल्यांकन उबाऊ नहीं रहेगा। अल्पविराम, पिछले मूल्यांकन की रैंकिंग प्रदर्शित की जा चुकी है, तो अब प्रतियोगिता शुरू हो। जैद की आवाज ने सभी रंगरूटों का ध्यान खींचा। उनके शब्द समाप्त भी नहीं हुए थे कि एक और आवाज गूंजी। मैं, मोहित, दक्ष को चुनौती देता हूं। भीड़ चौंक गई। चूंकि इस मूल्यांकन में कोई चुनौती सीमा नहीं थी और चुनौती को न तो ठुकराया जा सकता था न टाला जा सकता था, इसलिए अधिकतर रंगरूट दूसरों की थकान का इंतजार करते थे। लेकिन यहां तो मोहित ने घोषणा होते ही पहले स्थान को चुनौती दे दी, और वह भी एक 200वीं रैंक वाला रंगरूट शिविर के पहले रैंक वाले को चुनौती दे रहा था। हालांकि यह चुनौती तरकीन थी, लेकिन नियमों के तहत वैध थी। इसलिए ब्रिगेडियर ने तुरंत घोषणा की, प्रथम क्षेत्र, मोहित और दक्ष मंच पर आएं। भीड़ ने दोनों के लिए रास्ता बनाया। मोहित लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे दक्ष की पहले स्थान की रैंकिंग को उजागर किया जाए। जैसे ही जैद ने प्रतियोगिता शुरू की, उसने सीधे चुनौती दे दी। हालांकि अब उसे इस फैसले पर थोड़ा पछतावा हो रहा था, क्योंकि अगर वह जीत भी गया तो शीर्ष स्थान पर टिक नहीं पाएगा। पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर दक्ष की सच्चाई सबके सामने आ जाए तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मोहित और दक्ष एक ही टुकड़ी में थे, इसलिए वह दक्ष की शारीरिक शक्ति से परिचित था। मैं सबसे पहले। भीड़ के दूसरे छोर पर खड़ा दक्ष धीरे से अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराया। ये सब उसने पहले ही भांप लिया था, तो अब अपनी छवि थोड़ी बेहतर कर लेनी चाहिए। भीड़ से निकलकर वह मंच पर पहुंचा और मोहित से लगभग 20 मीटर दूर खड़ा हो गया। एक 200वीं रैंक वाला पहले रैंक वाले को चुनौती दे रहा है। कोई मुझे समझा सकता है क्यों? कुछ रंगरूटों के चेहरों पर अजीब सी अभिव्यक्ति थी। वे एक दूसरे से सवाल करने लगे। अरे, तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्या? दक्ष की पहली रैंक, वो तो अंदर की सिफारिश से मिली है। जैसे ही कुछ रंगरूटों ने दक्ष के खिलाफ बोलना शुरू किया, ये बात धीरे धीरे पूरे मैदान में फैल गई। ज्यादातर रंगरूट हैरान थे। अब उन्हें समझ आया कि बात कुछ गड़बड़ है।
तो क्या दक्ष ने अपने संबंधों का इस्तेमाल कर पहले स्थान पाया है? ये सोचकर बहुत से रंगरूटों ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। कुछ ने उसे अविश्वास से देखा। मंच पर मोहित ने दक्ष को देखा और उसे याद आया कि वह दौड़ते समय भी टुकड़ी के साथ नहीं चल पाता था। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी सलाह है कि अभी हार मान लो, वरना। दक्ष हंस पड़ा। वरना क्या? हूंफ। मोहित ने ऊंची आवाज में कहा, मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। जैसे ही प्रशिक्षक ने शुरुआत की घोषणा की, मोहित सीधे दक्ष पर झपट पड़ा। उसके हाथ में मरीन का मानक तलवार था। उसने पूरी ताकत से वार किया। हवा में तेज सन्नाटा छा गया। परंतु दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न आगे बढ़ा, न पीछे हटा, न ही बचा। बस अपनी तलवार होनों की रेखा का हिल थामा। सन्नाटा। अगले पल लोगों ने देखा, उसके हाथ में लाल रेशम सी चमकती रेखा हवा में लहराए। उसकी तलवार मोहित की तलवार से टकराए। दक्ष का वार बेहद हल्का था, मानो खेल रहा हो। झटाक। उसका हाथ बाएं से दाएं आधा चक्र बनाता गया और मोहित की तलवार से टकराने के बावजूद उसकी होनों की रेखा रुकी नहीं, मानो सामने कुछ था ही नहीं। टन्नान। मोहित की तलवार का आधा हिस्सा हवा में उछल गया और जमीन पर गिरते ही खनखनाहट फैल गई। तलवार बीच से टूट चुकी थी। पूरा मैदान स्तब्ध हो गया। ओ वासामोनो, श्रेणी की तलवार से साधारण तलवार को काटना कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। दक्ष ने टूटी तलवार को देखकर हल्की हंसी में कहा, अब तो साधारण तलवार से भी वही प्रभाव पैदा कर सकता था। मोहित अब किंकर्तव्य विमूढ़ था। उसने अपनी टूटी तलवार की ओर देखा, फिर अपने हाथ की ओर। वह स्तब्ध था। मैदान में मौजूद बाकी रंगरूट अब केवल एक ही सवाल सोच रहे थे। ये हुआ क्या अभी? जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवार निकाली, मोहित की तलवार दो हिस्सों में कट गई। जैड और अधिकतर प्रशिक्षकों के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या ये वही लड़का है? एक प्रशिक्षक दंग रह गया और बड़बड़ाया, इतनी तेजी से प्रगति सिर्फ 1 महीने में? क्या यही होता है जन्मजात तलवारबाज की ताकत? पिछले मूल्यांकन में दक्ष ने अपनी अग्निशक्ति तो जरूर दिखाई थी, पर उसकी तलवारबाजी में वह निपुणता नहीं थी। लेकिन अब केवल एक ही वार में उसने मोहित की तलवार को इतनी सहजता से काट दिया जैसे पानी बह रहा हो। उसके वार में अब तलवार मार्ग की झलक दिखाई दी। साधना की पहली सीढ़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंच पर दक्ष ने मोहित की ओर देखा, जो टूटी हुई तलवार हाथ में लिए स्तब्ध खड़ा था। अगर तुम्हारा शरीर तलवार से मजबूत है तो लड़ाई जारी रख सकते हो। ... पर क्या वो वाकई मजबूत है? दक्ष की मुस्कुराहट में अब एक अजीब सी शीतलता थी, जो सीधी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। मोहित को इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने टूटी तलवार उठाई और फिर से वार करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ही दक्ष ने होनों की रेखा उसकी गर्दन पर रख दी। क्षण, टूटी तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसकी त्वचा पर जैसे बर्फ की चादर लिपट गई हो। उसने हिलने की हिम्मत तक नहीं की। आंखों में हैरानी लिए वह चुपचाप पीछे गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर प्रशिक्षक ने सिर हिलाया और तुरंत घोषणा की, विजेता दक्ष। दक्ष ने तलवार वापस म्यान में रखी एक ही हाथ से और मंच से नीचे उतर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब तक जो रंगरूट स्तब्ध खड़े थे, उन्हें होश आया। मोहित की तलवार सचमुच कट गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दक्ष की तलवार आम नहीं लग रही। लेकिन तलवार कोई भी हो, इस तरह से इस्पात को कोई ऐसे ही थोड़े काट सकता है। उन्होंने टूटी तलवार की ओर देखा। कटाव इतना सीधा और चमकदार था जैसे किसी शीशे पर धार लगाई गई हो। यह इस्पात की इस्पात से नहीं, बल्कि लकड़ी से हो रही काट जैसी लग रही थी। ये देखकर कुछ सशक्त रंगरूट जैसे दरश भी चकित रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीड़ में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसने बस एक ही हाथ से वार किया था। अगर दोनों हाथ इस्तेमाल करता तो क्या मोहित 2 टुकड़ों में कट जाता? बहुतों की नजरें अब बदल चुकी थीं। अब वो दक्ष को हिकारत से नहीं, सम्मान से देखने लगे। कुछ ने अपने मन में ही मान लिया, चाहे पहला स्थान सही हो या नहीं, उसकी ताकत झूठ नहीं बोलती। सारी अफवाहें बेबुनियाद थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में थे 5वीं टुकड़ी के रंगरूट। उन्होंने ही तो सबसे पहले दक्ष को कमजोर बताया था। अब उसी का वार सीधा उनकी आत्मा पर पड़ा था। मोहित की तलवार। उद्धरण चिन्ह ... ये कैसे संभव है? जिन्होंने 2 महीने पहले दक्ष को देखा था, जो दौड़ भी पूरी नहीं कर पाता था, अब वही दक्ष मंच पर राज कर रहा था। 2 महीनों में ऐसा अंतर, ये कोई सपना है क्या? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीड़ में अब कुछ मजाकिया टिप्पणियां उभरने लगीं। तो तुम लोग कह रहे थे कि वो तुम्हारी टुकड़ी का सबसे कमजोर था? हाँ, अगर वो सबसे कमजोर है तो बाकी सब क्या भगवान हैं? 5वीं टुकड़ी के चेहरों पर शर्म की लाली दौड़ गई। कुछ ने तिलमिलाकर कहा, उसकी तलवार ही बहुत तेज है, वरना। तलवार भले ही 2100 वासामोनों में से हो, लेकिन फिर भी इस्पात को यूं काटना आसान नहीं होता।
किसी ने पहचान लिया होनो की रेखा ओवासामोनो की दुर्लभ तलवारों में से एक। वो सुनते ही जिसने पहले टिप्पणी की थी उसके शब्द गले में अटक गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और तभी एक और रंगरूट चिल्लाया, मैं दक्ष को चुनौती देता हूँ। वह जानता था अगर अभी दक्ष को हरा दिया तो सारी बातें शांत हो जाएंगी। हाँ, उसकी तलवार ज्यादा धारदार है पर मुझे बस सामने से नहीं भिड़ना है। मेरी ताकत और गति उससे कहीं बेहतर है। वो जितना भी सुधरा हो मुझसे तेज नहीं हो सकता। वह आत्मविश्वास से मंच पर चढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रशिक्षक ने नियमों के अनुसार पूछा। दक्ष, लगातार चुनौती मिली है, आप चाहें तो 10 मिनट विश्राम ले सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं, सीधा शुरू करें। दक्ष ने कंधे उचकाए और मंच पर चढ़ गया मानो खेलने आया हो। दक्ष बनाम दर्श मुकाबला शुरू। एक पल में तलवारें टकराईं। क्षण, आधा तलवार फिर हवा में उड़ा और धीरे से नीचे गिरा। अलग चेहरा, वही नतीजा। दर्श ने दक्ष की तलवार से बचने की कोशिश की थी लेकिन क्या दक्ष उसे मौका देता। उसने सीधा वार किया जिससे दर्श को ब्लॉक करना पड़ा और वही उसका हथियार 2 हिस्सों में टूट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दक्ष अब मंच पर खड़ा तलवार थामे गर्जना कर रहा था। अगला कौन? अब रोजा जैसे रंगरूटों के लिए मूस और दर्श जैसे लोग अभ्यास साथी बनने के भी लायक नहीं बचे थे। उन दोनों से लड़कर रोजा को कोई उत्तेजना नहीं मिली बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे और चुनौती की तलब है। इसलिए वो मंच से हटा नहीं बल्कि तलवार हाथ में लिए वहीं खड़ा रहा और अगले प्रतिद्वंदी की प्रतीक्षा करने लगा। उसके ये कहने पर कि अगला कौन है, सभी रंगरूटों के सिर चकरा गए। इसका मतलब क्या है? क्या ये अब अगला प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा है? मूस और दर्श को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, वे दोनों 200वें स्थान के आसपास के थे। पूरे कैंप में वे कोई खास ताकतवर नहीं माने जाते थे। अरे, ये तो दिलचस्प हो गया। इसने इस्पात काटना सीख लिया है। अब कोई है चुनौती देने वाला। सबसे ताकतवर रंगरूटों की ओर से कोई नाराज नहीं था बल्कि उनमें थोड़ी उत्सुकता थी। क्या बात है, कोई आगे नहीं आना चाहता? या फिर सब एक साथ आना चाह रहे हो? रोजा मंच पर खड़ा सबकी ओर देख रहा था। अब वह 1 महीने की मेहनत का परिणाम आजमाना चाहता था। उसने कभी अपना लक्ष्य इस छोटे मरीन मुख्यालय तक सीमित नहीं किया था। उसके पास आत्मा की तलवार का वो रहस्यमय तंत्र था जिससे वह समय के साथ और शक्तिशाली बन सकता था। शिचिबुकाई, योको, एडमिरल्स, समुद्र के सबसे ताकतवर योद्धा, वही रास्ता था जिस पर रोजा चलना चाहता था। अभी उस रास्ते की शुरुआत थी और ये मरीन फोर्ट का कैंप उसकी पहली सीढ़ी। वो अब इंतजार नहीं करेगा कि कोई उसे चुनौती दे। अब वो अपनी राह खुद बनाएगा। जब मैदान में खड़े रंगरूटों ने फिर से उसे अगला कौन है कहते सुना तो कुछ के मन में ललक जागी, पर उसके अगले ही शब्दों से वे नाराज हो उठे। ये तो पूरी तरह से उनका अपमान कर रहा था। रोजा कोई ड्रेक नहीं था जिसे सब पहले से ताकतवर मानते हों। उन्हें नहीं पता था कि वो पहले स्थान पर कैसे पहुंचा, लेकिन सिर्फ इस्पात काटने की ताकत के भरोसे घमंड करना कुछ ज्यादा लग रहा था। मैं चुनौती देता हूं। कुछ रंगरूट क्रोध में काबू नहीं रख सके और चुनौती दे डाली। ऐसा कम ही होता था। नियमों के अनुसार कोई रंगरूट चाहे तो दोबारा किसी को चुनौती दे सकता है, पर उस व्यक्ति को 10 मिनट का आराम मिलना जरूरी होता है। पर रोजा को आराम की जरूरत ही नहीं पड़ी और ये दृश्य देख मरीन में मौजूद कई प्रशिक्षकों को पुराने समय के गर्व की याद आ गई। प्रशिक्षकों की आंखों में चमक आ गई। तीसरी लड़ाई। नामों की घोषणा कर रहे रिया एडमिरल ने दिलचस्पी से मैच की शुरुआत की घोषणा की। तीसरे प्रतिद्वंदी का नाम लोहित था। वह पहले वालों जैसा नहीं था। उसने मरीन की तलवार के बजाय एक भारी कुल्हाड़ी चुनी थी। उसे लगता था कि चून की रोजा इस्पात की तलवार काट सकता है तो कुल्हाड़ी से वह उस पर बढ़त बना सकेगा। अब देख, लोहित ने कोई बकवास नहीं की, बस गरजते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से वार किया। रोजा न तो पीछे हटा न ही झुका। उसने तलवार को बस हल्के से क्षैतिज रूप में झुलाया। ये क्या कर रहा है? एक हाथ की तलवार बनाम भारी कुल्हाड़ी, क्या वह इसका सामना कर पाएगा? पर अगले ही क्षण मैदान में मौजूद सारे रंगरूटों के चेहरों पर डर और हैरानी फैल गई। रोजा ने सचमुच एक हाथ की तलवार से उस भारी कुल्हाड़ी का सामना कर लिया था। टन, तलवार और कुल्हाड़ी टकराए और धातु की टकराहट की आवाज गूंज उठी। रोजा ने कुल्हाड़ी को काटा नहीं बल्कि इतना जोर लगाया कि कुल्हाड़ी लोहित के हाथ से छूटकर जमीन में जा धंसी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रोजा ने सिर्फ अपने हाथ से ही वो ताकत झोंकी थी जिससे सामने वाला अपनी कुल्हाड़ी नहीं थाम सका। ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये दृश्य देख सबके चेहरे सन थे। यहाँ तक कि ड्रेक जैसे ताकतवर रंगरूट भी हैरान रह गए। खासकर वे जो रोजा के ही बैच में थे, उनके चेहरों पर अजीब भाव थे। क्या ये वही सबसे कमजोर लड़का था जो किसी से भी नहीं टिकता था? एक हाथ की तलवार से भारी कुल्हाड़ी को न सिर्फ रोका बल्कि उसके हाथ से छीन भी लिया। हैरान हो, रोजा ने अभी भी तलवार थाम रखी थी और लोहित की ओर देखते हुए मुस्कुरा दिया।
उस मुस्कान को देख कई रंगरूटों की रूह कांप गई, मानो किसी शैतान की मुस्कान हो। शिंक, जैसे ही रोजा की तलवार हिली, लोहित तुरंत पीछे हट गया। ये थी रोजा की असली ताकत। पिछले 1 महीने में गर्भ के साथ कठोर प्रशिक्षण ने उसके शरीर की सीमाएं तोड़ दी थीं। दूसरे महीने में उसकी बाजुओं की ताकत कई गुना बढ़ गई थी और आत्मा की तलवार की शक्ति ने इसमें और इजाफा कर दिया था। अब ताकत के मामले में भी रोजा सबसे आगे था। उससे ज्यादा ताकतवर कोई गिनती के ही थे। लोहित अभी भी डर से उबर नहीं पाया था, तभी रोजा एक कदम आगे बढ़ा और तलवार को घुमाया। लोहित ने अनजाने में ही अपनी कुल्हाड़ी से उसका सामना किया। धम, तलवार और कुल्हाड़ी की टक्कर से गूंज उठी एक भारी आवाज, पर यह किसी धातु की नहीं थी, जैसे कोई धमाका हो। लोहित अपनी कुल्हाड़ी को थाम नहीं पाया और दूर जा गिरा। अब जाकर बाकी रंगरूट समझ पाए कि कैसे रोजा ने मूस और दर्स की तलवारें काट दी थीं। उसकी बाजुओं की ताकत इतनी थी, और जब वो होनो नो तसुकी तकनीक से इस्पात काटता तो उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। पहले मूस और दर्स की तलवारें सीधी काट दी गई थी, इसलिए वे रोजा की असली ताकत को समझ नहीं पाए। लेकिन इस रंगरूट को जब रोजा ने हवा में उछाल दिया, तभी उसे पहली बार उसकी ताकत का एहसास हुआ। उसकी पूरी बाँह सुन्न हो गई। मैं हार मानता हूँ। अपनी और रोजा की ताकत में इतना बड़ा अंतर देखकर वह आगे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका और हार मान ली। तीसरी चुनौती भी रोजा ने जीत ली और पूरा मैदान एक अजीब सी चुप्पी में डूब गया। वो रंगरूट टॉप 100 से नीचे रैंकिंग में था, लेकिन फिर भी रोजा ने उसे बिना किसी प्रयास के पराजित कर दिया। वह वाकई बेहद ताकतवर था। सैकड़ों रंगरूट जो उसे चुनौती देने का सोच रहे थे, उनके मन जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। सबके दिल दहल गए। कुछ ही पल बाद, मैं रोजा को चुनौती देता हूँ। आखिरकार किसी ने फिर से चुनौती दी। चौथी चुनौती, ये रंगरूट भी 100वें स्थान से नीचे था, लेकिन फिर भी उसे भी रोजा के सामने करारी हार झेलनी पड़ी। 5वां, 6ठा, 7वां। धीरे धीरे अब जो रंगरूट चुनौती दे रहे थे वे 50वीं रैंक के आसपास के थे। उन्होंने कई रणनीतियां अपनाई, कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। तलवार, जंजीर, कुल्हाड़ी, लाठियां। लेकिन चाहे जो भी हथियार सामने आया, रोजा की तलवार के सामने किसी की नहीं चली। अगर कोई उसकी 1-2 बार जेल भी गया, तब भी अंततः वो हार ही गया। और हैरानी की बात यह थी कि रोजा ने अभी तक दोनों हाथों का इस्तेमाल ही नहीं किया था। वह एक ही हाथ से तलवार चला रहा था, क्योंकि उसे 2 हाथों की जरूरत ही नहीं थी। अब तो पूरे कैंप का ध्यान सिर्फ रोजा पर ही था। उसे किसी विश्राम की जरूरत नहीं थी और उसके प्रतिद्वंदी एक एक कर गिरते जा रहे थे। एक वार और सामने वाला समाप्त। अब तो उसके ही ग्रुप के रंगरूटों के मन में एक ही सवाल कौंधा, ये इतना ताकतवर कब से हो गया। अभी तक सबको लगता था कि 50वें स्थान वाला कोई भी रंगरूट उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन अब तो कैंप के ज्यादातर रंगरूट उसकी ओर देखने से भी डरने लगे थे। करीब 30 लोग उसके सामने चंद वार में ही गिर चुके थे। चाहे रिया एडमिरल रेफरी के रूप में मौजूद थे, लेकिन अगर रोजा चाहता तो कई बार अपने वार से सामने वाले को 2 हिस्सों में काट सकता था। लेकिन इतने सारे मुकाबलों के बावजूद एक भी खून की बूंद नहीं गिरी। एक हाथ से तलवार को इतने नियंत्रण में रखना। एक बार उसकी तलवार हवा में लहराई और उसकी नोक से एक चांदी जैसी ऊर्जा निकली जो जमीन पर जा गिरी। वहां एक लंबी दरार बन गई। पूरा मैदान स्तब्ध हो गया। तोबू जांगेकी, भले ही ये रंगरूट थे, लेकिन वे मरीन मुख्यालय के थे और तोबू जांगेकी जैसे तकनीक से वे परिचित थे, और उसे इस तरह से इस्तेमाल होते देख उन्होंने मन ही मन स्वीकार लिया। रोजा कोई सामान्य इंसान नहीं है। मुख्यालय के कैंपों में अगर कोई रंगरूट बेहद ताकतवर निकलता है, जो बाकी को सिर्फ 1-2 वार में हरा दे, तो उसे राक्षस कहा जाता है, और ऐसे लोग निश्चित रूप से एलीट कैंप में भेजे जाते हैं। लेकिन रोजा इस कदर ताकतवर कैसे हुआ, ये तो हीना तक नहीं जानती थी। शीर्ष 30 वाले भी उससे कुछ नहीं कर पाए, शायद अब बस शीर्ष 10 वाले ही उसका सामना कर सकते हैं। अगर ड्रेक नहीं होता तो शायद ये पूरा कैंप का नंबर 1 होता। भीतर ही भीतर बहुत लोग हैरानी में बड़बड़ा उठे। वहीं मरीन के प्रशिक्षकों की आंखों में भी अविश्वास था। इतनी प्रगति कैसे संभव है? हमने इसे बहुत कम आंका, सिर्फ 1 महीने में इतनी तेजी से आगे बढ़ गया। यहां तक कि जैद भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहले भी रोजा की तलवारबाजी में प्रगति देखी थी, लेकिन इस हद तक नहीं सोचा था। 1 महीना पहले उसकी तलवारबाजी बहुत ही कच्ची थी, लेकिन आग और प्राकृतिक ताकतों के सहारे उसने मूल्यांकन में पहला स्थान पाया। लेकिन अब तो बस एक वार में उसने टॉप 30 को भी झुका दिया। दूसरी ओर दिव्यांश चुपचाप रोजा को देख रहे थे। पहले उन्हें रोजा से कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे मुकाबले हो या मूल्यांकन। जब उसने इस्पात काटा था तब थोड़ा ध्यान जरूर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। पर अब जब रोजा ने इतने रंगरूटों को केवल तलवार के एक वार में हराया और शीर्ष 30 को भी धराशायी कर दिया, अब दिव्यांश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी, वह थी रोजा की विकास दर। सिर्फ 2 महीनों में उसने सब कुछ बदल डाला।
ये डर इतनी भयानक थी कि खुद दिव्यांश को भी चिंता होने लगी। अच्छा है, इसकी तलवारबाजी और ताकत बस इतनी ही है, डरने लायक नहीं है। दिव्यांश ने मन ही मन अपनी तुलना करते हुए सोचा। जब रोजा ने शीर्ष 30 को एक ही वार में हराया, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। शीर्ष 30 के रंगरूटों और रोजा में इतना बड़ा अंतर देखकर अब शीर्ष 20 को भी लगने लगा कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे। काफी देर तक कोई भी आगे आकर उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जो बात पहले घमंड लगी थी, अब सबको समझ आने लगी। वो आत्मविश्वास था, अपनी ताकत पर पूरा यकीन। दक्ष अब भी मंच पर खड़ा था, लेकिन कोई भी उसे चुनौती देने नहीं आया। मैदान में एक गहरी चुप्पी छाई रही। मूल्यांकन की प्रक्रिया में ऐसा कोई नियम नहीं था कि रंगरूटों को जरूर दक्ष का सामना करना पड़े, इसलिए कई लोग उससे बचते रहे। कुछ रंगरूटों ने दूसरे प्रतिभागियों को चुनौती देने का सोचा, लेकिन बहुतों की निगाहें अभी भी दक्ष पर टिकी थीं। वे देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। सामान्य हालात में ऐसी प्रतियोगिता में पहले कमजोर लोग आपस में लड़ते, फिर मध्य स्तर के और आखिर में सबसे ताकतवर। लेकिन इस बार शुरुआत ही अलग थी, और वो फर्क सिर्फ दक्ष की वजह से था। अब तक मैदान में सबको पछाड़ने के बाद शीर्ष 10 रंगरूट अब और चुप नहीं रह सके। तो क्या अब टॉप 10 की लड़ाई शुरू होगी? क्यों नहीं। एक लंबे सन्नाटे के बाद फिर से मुकाबले शुरू हुए। दक्ष के सामने अब जो आया वो था तीसरे ग्रुप का सबसे ताकतवर और पूरे कैंप में 9वें स्थान पर रहने वाला रंगरूट, एक असली दानव स्तर का योद्धा। ड्रेक से नीचे होते हुए भी वो किसी से कम नहीं था। कैंप में उसकी लोकप्रियता बहुत थी। उसे देख बाकी रंगरूटों में फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई। वो आ गया, तीसरे ग्रुप का सबसे ताकतवर। अगर दक्ष को जीतना है तो अब मुश्किल होगा। हाँ, दक्ष ताकतवर है, लेकिन अब उसका सामना शीर्ष 10 में से एक से है। सभी रंगरूटों की निगाहें इस मुकाबले पर थीं। वहीं दूसरी ओर मरीन प्रशिक्षक और जैद दक्ष को गहराई से समझते थे। बाकी रंगरूट उसकी अग्नि तलवार के बारे में नहीं जानते थे और वो शक्ति अब तक सामने नहीं आई थी। दक्ष की तलवारबाजी इतनी गहरी है कि शायद ड्रेक को छोड़कर कोई और उसका सामना नहीं कर पाएगा। पता नहीं वो ड्रेक को हरा पाएगा या नहीं। शायद नहीं। भले ही दक्ष के पास अग्नि तलवार हो, लेकिन ड्रेक ने भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। उन दोनों की ताकत एलीट कैंप के शीर्ष योद्धाओं जैसी है। प्रशिक्षक मंच की ओर देखते हुए चर्चा कर रहे थे। दक्ष ने सामने वाले की तलवार पर नजर डाली। यह मरीन की सामान्य तलवार नहीं थी, बल्कि शायद रयू वज़मोनो या उसकी जैसी कोई ओ वज़मोनो श्रृंखला की तलवार थी। जैसे ही दोनों की तलवारें टकराईं, तेज धातु की टनकनाहट और चिंगारियां उठीं। ये पहली बार था जब दक्ष की तलवार से सामने वाले की तलवार पर कोई असर नहीं हुआ। वह हथियार आम धातु से नहीं बना था, ये बात दक्ष को पहले ही वार में समझ आ गई। आखिरकार कोई योग्य प्रतिद्वंदी मिला। दक्ष के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मुस्कान और उत्साह था। तलवार झटकी। अब दक्ष को एहसास हुआ कि चलती हुई लक्ष्य पर तोबू जांगेकी करना अभ्यास से कहीं ज्यादा कठिन है। क्योंकि अभ्यास में लक्ष्य स्थिर होता है, लेकिन असली लड़ाई में दुश्मन कभी एक जगह नहीं खड़ा रहता। इसलिए उसकी शक्ति वैसी प्रभावशाली नहीं दिखी जैसी अभ्यास में होती थी। लेकिन यह उसे आश्चर्य नहीं हुआ। असली लड़ाई ही है जो किसी शक्ति को पूर्ण रूप से निखारती है। शिंक। एक तलवार वार के साथ आधे चांद की तरह चमकती ऊर्जा लहर जमीन के समानांतर निकली। सामने वाला रंगरूट शांत दिखा। उसने भी तलवार चलाई, जिससे हल्की अदृश्य ऊर्जा निकली। दोनों ऊर्जा हवा में टकराईं और एक घर्षण की आवाज के साथ फट गईं। उनकी तरंगें आसपास तक पहुंची और कुछ रंगरूटों के कपड़ों को भी चीर डाला। वहीं दक्ष पर एक खरोंच भी नहीं आई। फिर से आओ। दक्ष की तलवारबाजी में कोई विशेष तकनीक नहीं थी, बस सीधे सधे हुए वार। टन। दोनों की तलवारों की ऊर्जा फिर टकराई और इस बार तेज हवा की लहरें चारों तरफ फैल गईं। दक्ष के वार को भले ही सामने वाला रोक ले रहा था, लेकिन अब उसकी हथेलियां सुन्न होने लगी थीं। उसने नहीं सोचा था कि दक्ष की ताकत इस हद तक पहुंच चुकी है। इस तरह की तलवारबाजी में जीत की चाबी होती है शुद्ध ताकत। जैसे जोरो ने शुरुआत से अपनी बाजुओं को मजबूत किया था, वो एक भरा हुआ घर तक उठा सकता था। और जब वो फोकस स्टेट में नहीं होता था, तब भी उसकी ताकत असाधारण होती थी। दक्ष की ताकत उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वह फोकस स्टेट को समझ चुका था। टन टन टन। दक्ष की तलवारबाजी साधारण थी, लेकिन ताकत से भरपूर। अब उसका प्रतिद्वंदी उसके वारों को रोक नहीं पा रहा था और बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन दक्ष की तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह वारों से बच नहीं सका और सीधा आमना सामना करना पड़ा। लगातार लड़ाई करते करते दक्ष ने असली मुकाबले की आदत डाल ली थी और अब उसके वार अभ्यास जैसी ताकत से भरपूर होने लगे थे। टन टन टन। दक्ष एक के बाद एक ऊर्जा वार करता गया। सामने वाला लड़खड़ाता गया और हर वार पर पीछे हटता गया, जबकि दक्ष आगे बढ़ता गया। टन। आखिरी वार के साथ प्रतिद्वंदी की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसके हाथ अब पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। मैं हार गया। उसने बिना किसी बहस के हार स्वीकार की और चुपचाप मंच से नीचे उतर गया।
ये दृश्य देख सब रंगरूट जैसे पत्थर बन गए। दक्ष की लगातार जीतें अब उन्हें सुन्न करने लगी थीं। कुछ ही पल बाद किसी ने प्रतिक्रिया दी। नवम स्थान वाला भी हार गया, और वह भी बुरी तरह। पूरी लड़ाई में एक भी जवाबी हमला नहीं कर पाया। आखिर में पूरी तरह पराजित हो गया। भले ही दक्ष ने उसे एक ही वार में नहीं हराया, लेकिन ये साफ था कि दोनों की ताकत में कितना बड़ा अंतर था। क्या इस लड़के की ताकत ध्रुव के बराबर है? शीर्ष 10 में शामिल एक और रंगरूट ने मंच की ओर देखा, गहरी सांस ली और लड़ने का फैसला किया। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दोनों ने लगभग 10 वारों का आदान प्रदान किया और फिर वह नया रंगरूट हार गया। वो पूरा शिविर में 7वें स्थान पर था। इस स्तर पर अधिकांश रंगरूट अहंकारी होते हैं। भले ही दक्ष उनसे ताकतवर हो और वे उसे हरा न सकें, लेकिन लड़ाई की चुनौती देने से नहीं हिचकते। हारना एक बात है और डरकर पीछे हटना दूसरी। परिणाम वही रहा, सभी दक्ष से हार गए। कुछ ने अपनी शैतानी फल की शक्ति भी दिखाई, लेकिन फिर भी दक्ष की तलवार के सामने टिक नहीं सके। कई रंगरूट हैरान थे। दक्ष शुरुआत से लेकर अब तक बिना किसी आराम के लगातार लड़ता गया और हर बार जीतता गया। उसमें थकान का नामो निशान नहीं था। मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत। क्या ये वही दक्ष है? ... अब और कौन है? एक और रंगरूट को हराने के बाद दक्ष ने तलवार हाथ में थामे हुए मैदान में खड़े होकर कहा। शब्दों में अहंकार जरूर था, लेकिन अब ये सामान्य सा लग रहा था। कोई भी इसे घमंड नहीं समझ रहा था। सभा शांत थी। इस पर दक्ष ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य दबाव हो। जब भी किसी रंगरूट की नज़र उससे मिलती, वह सिर झुका लेता। अब कोई भी दक्ष की ताकत पर सवाल नहीं उठा रहा था। उसकी आंखों में झांकते ही लोगों में एक डर समा जाता था। इस दुनिया में ताकतवर का ही सम्मान होता है, और दक्ष ने अपनी ताकत सबको दिखा दी थी। कुछ लोग एक ओर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। उनकी नज़रें ध्रुव की ओर थीं। दक्ष ने आखिरी बार शिविर के 4थे स्थान वाले रंगरूट को हराया था। अब सिर्फ 2 ही बचे थे, ध्रुव और हीना। ज्यादातर लोग हीना की ताकत को उतना नहीं मानते थे, इसलिए असली मुकाबला दक्ष और ध्रुव के बीच ही माना जा रहा था। धीरे धीरे सभी की नज़रें ध्रुव पर टिक गईं। यहाँ तक कि नौसेना के प्रशिक्षक भी उसी की ओर देखने लगे। इस पल दक्ष और ध्रुव दोनों सभी की निगाहों के केंद्र बन गए। रंगरूटों ने देखा कि ध्रुव लड़ाई से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने अपना हथियार उठाया और मंच की ओर बढ़ने लगा। सभी ने उसके लिए रास्ता बना दिया। ये दृश्य देखकर कई लोगों ने गहरी सांस ली। ये उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव को चुनौती देने लायक कोई होगा, और वो दक्ष होगा। दक्ष और ध्रुव दोनों ही 5वें समूह से थे। जब वे आमने सामने खड़े हुए तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि दक्ष यहाँ तक पहुँच गया है। संदेह नहीं था, दक्ष ने लगभग पूरे सामान्य शिविर को हराया था, और अब वही अकेला था जो ध्रुव को चुनौती दे सकता था। इस समय एक विचार कई लोगों के मन में कौंधा। क्या ध्रुव भी हार जाएगा? ये ख्याल उन्हें खुद ही अजीब लगा, पर वह खुद को समझाने लगे कि भले ही दक्ष ने सभी को हराया हो, फिर भी ध्रुव से उसकी ताकत कम है। लेकिन इस विचार को झटकने के बावजूद वह बार बार मन में लौट आता। तुम काफी ताकतवर हो। ध्रुव मंच पर आया। दक्ष के सामने खड़ा होकर उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी तरक्की अब तक की सबसे तेज है। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ महीनों में तुम मुझे भी पीछे छोड़ सकते हो। ओह, दक्ष मुस्कुराया, तो तुम्हारा मतलब? ध्रुव ने सिर हिलाया, मेरा मतलब है कि मुझसे लड़ना बेकार होगा। दक्ष ने आज पूरे शिविर में तहलका मचा दिया था, इसलिए ध्रुव जानता था कि उसके ये शब्द दक्ष को पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेंगे। असल में यह मुकाबला जीतने के लिए नहीं था, बल्कि प्रशिक्षकों को यह देखने का अवसर था कि कौन रंगरूट विशेष दस्ते में जाने लायक है। दक्ष की नई ताकत देखकर ध्रुव को लगा कि वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है। दक्ष शांत रहा। अचानक उसने हाथ घुमाया और चांद की तरह झिलमिलाती एक ऊर्जा की लहर ध्रुव की ओर छोड़ दी। श्वास। ध्रुव के पास एक एकधारी तलवार और एक अजीब सी 4धारी कुल्हाड़ी थी। झनझन। दक्ष की ऊर्जा से ध्रुव ने बिना घबराए अपने दोनों हथियार सामने रख दिए। जैसे ही वह ऊर्जा टकराए, एक तीव्र घर्षण की आवाज हुई और अंततः ऊर्जा टूट गई। वाकई हैरान करने वाला है, अब समझ में आता है कि बाकी लोग क्यों नहीं रोक पाए। ध्रुव ने दक्ष का वार रोकने के बाद शांत स्वर में कहा। वह दक्ष की ताकत का अंदाजा लगा सकता था, पर उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी अधिक होगी। लेकिन उसे अब भी लगता था कि बस इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं। ध्रुव ने चुपचाप सिर झुकाया, हथियार कसकर थामे और सीधे दक्ष पर झपट पड़ा। उसका वार दक्ष की ओर लपका। अब इसे रोककर दिखाओ। दक्ष ने देखा कि ध्रुव ने उसका सबसे जोरदार वार रोककर तुरंत पलटवार किया है, लेकिन वह शांत था, जैसे उसने ये पहले से सोच रखा हो। टन टन। ध्रुव अपने हथियार से बिना रुके वार करता रहा। उसने दक्ष को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। दक्ष ने पीछे हटते हुए अपनी तलवार फिर घुमाई और चांद की आकृति वाली ऊर्जा की एक और लहर छोड़ी। फूं। इस बार ध्रुव ने सीधा मुकाबला नहीं किया। वह एक और हटा और हमला जारी रखा। टन टन टन।
धातु से धातु की टकराहट की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। बीच बीच में दक्ष की चमकदार ऊर्जा जमीन से टकराकर उसमें गहरी लकीरें बना जाती। लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ी वह और तीव्र होती गई। सभी रंगरूट स्तब्ध थे। यकीन नहीं हो रहा, दक्ष और ध्रुव बराबरी से लड़ रहे हैं। नहीं, दक्ष थोड़ा कमजोर है, वह उतने वार नहीं कर पा रहा जितने ध्रुव कर रहा है। वह तो बस बचाव कर रहा है। दक्ष ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी निराशा झलक रही थी। दक्ष की ताकत प्रशंसनीय थी, पर ध्रुव उससे एक स्तर ऊपर लग रहा था। अंततः शिविर में सभी का यही मानना था, हार शायद दक्ष की ही होगी। मैदान में दक्ष अपनी तलवार थामे खड़ा था। ध्रुव के तूफानी हमलों के सामने वह पूरी सहजता से वारों को रोक रहा था और साथ ही अपने तोकुजांगेकी से पलटवार भी कर रहा था। हवा को तलवार की तरह संकुचित कर छोड़ना, यही था तोकुजांगेकी। टन। ध्रुव ने दक्ष की इस तकनीक की परवाह नहीं की। उसने अपनी तलवार और 4 धार वाली कुल्हाड़ी को सामने लाकर रोका। दक्ष की तलवार उनके संपर्क में आई। चिंगारियां उड़ने लगीं। ध्रुव की तलवार और कुल्हाड़ी पर हल्की दरारें पड़ गईं, हालांकि वे अभी भी काम करने लायक थीं। ध्रुव ने हथियारों पर नजर डाली, आंखें चमकीं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। अच्छी तलवारबाजी है, लेकिन अफसोस। हालांकि इन 2 महीनों में तुमने काफी तरक्की की है, पर मेरे और तुम्हारे बीच का फासला अभी भी बहुत बड़ा है। 2 महीने बहुत कम हैं। तुमने थोड़ा अंतर जरूर कम किया है, लेकिन अभी मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं। इतना कहकर ध्रुव ने फिर हथियार घुमाए। श्वास। दक्ष ने वार को रोकते हुए कुछ कदम पीछे हटे। उसे घूरते हुए दक्ष ने ऐसा कुछ कहा जिससे सभी रंगरूट अचंभित रह गए। क्या 2 महीने वाकई बहुत कम होते हैं? ध्रुव का माथा तनिक सिकुड़ा। उसे दक्ष के कहने का मतलब समझ नहीं आया। उसकी नज़र में अगर दक्ष को 2 महीने और मिलते और यही विकास दर बनी रहती तो शायद वह बराबरी कर लेता, या शायद उससे भी आगे निकल जाता। दक्ष ने अचानक हल्की हंसी के साथ ध्रुव की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है पिछले मूल्यांकन में मैं पहले स्थान पर क्यों आया था? पिछले मूल्यांकन में अगर दक्ष के पास ये शक्ति होती तो शायद वह ध्रुव से भी ज्यादा अंक ला सकता था, लेकिन तब उसकी ताकत इतनी नहीं थी। अगर तब होती भी तो हीना दूसरे स्थान पर कैसे आती? ध्रुव का चेहरा कुछ उलझा हुआ सा हो गया। क्यों? ध्रुव की भौहें चढ़ी हुई देख दक्ष ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने अपनी तलवार होनो नो तसुकी को सामने रखा और कहा, क्योंकि इसकी वजह से। जैसे ही दक्ष ने ये कहा, उसकी आंखों में अचानक सुनहरी ज्वालाएं प्रज्वलित हो उठीं। ऐसा लगा मानो यह अग्नि उसकी आत्मा से निकल रही हो। यह अग्नि इतनी प्रबल थी कि संसार को भस्म कर सकती थी। तलवार की धारा, अग्निसंस्कार। धड़ाम। सुनहरी ज्वालाएं दक्ष की तलवार से निकलकर उसे पूरी तरह घेर चुकी थीं। दक्ष ने तलवार को घुमाया और वह अग्निशिखा ध्रुव की ओर लहराए। ज्वालाएं कुछ मीटर लंबी हो गईं और एक विशाल अग्नितलवार का रूप ले लिया। चारों ओर की हवा गर्म होने लगी और मैदान का तापमान तेजी से बढ़ गया। ये क्या? ध्रुव पहले कुछ पल तो चौंका, फिर जब अग्नि को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आग? क्या ये आग ये पैदा कर सकता है? तो क्या पिछले मूल्यांकन में जो जंगल में आग लगी थी वो? ध्रुव का विचार वहीं तक पहुंचा था कि ज्वालाएं उसके सामने आ चुकी थीं। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। अग्नि उसके सामने फैली और चारों ओर दसियों मीटर तक फैल गई। पूरा मैदान लगभग आग की लपटों से भर गया। ध्रुव बस हाथ में हथियार लेकर आग को हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ये अग्नि दिखाई दी, सभी रंगरूट हैरान रह गए और भयभीत हो उठे। तलवार जो आग उगलती है। मंच के पास खड़े रंगरूटों को तक गर्मी की लहरें महसूस हो रही थीं। वे डर के मारे पीछे हट गए। भयभीत निगाहों से वे ज्वाला को घूर रहे थे। तभी कुछ रंगरूटों को एक बात याद आए और वे मैदान को एकटक देखने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, जंगल में जो आग लगी थी। पहले रंगरूट के ये कहते ही बाकी सभी को पिछले मूल्यांकन की वह भयावह आग याद आ गई जो 5वें समूह के पूरे आकलन को प्रभावित कर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही जंगल की आग अब उनके सामने सजीव खड़ी हो। और अब ये स्पष्ट था कि वह आग दक्ष ने लगाई थी। अब समझ में आया कि दक्ष पहले स्थान पर कैसे आया। यह कोई हेराफेरी या भाग्य नहीं था। उसने आधा जंगल ही भस्म कर डाला था और सैकड़ों राक्षसों को वहीं समाप्त कर दिया था। कुछ रंगरूट समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, जैसे बिजली गिर गई हो, उनका मस्तिष्क सुन्न हो गया। बाकी रंगरूटों ने जब 5वें समूह की प्रतिक्रिया देखी तो उन्हें भी वह घटना याद आ गई, जंगल की भयानक आग। सभी स्तब्ध रह गए। जो क्षण उन्हें बहुत लंबे लगे, वे केवल कुछ सांसों के समय में बीत गए और फिर मैदान पर फैली ज्वालाएं धीरे धीरे बुझने लगीं। केवल एक स्थान पर आग अभी भी सुलग रही थी। वो स्थान था ध्रुव का। अचानक अग्नि के भीतर से एक गरजती हुई चीख सुनाई दी और हवा का एक तेज झोंका उठा जिसने अग्नि को तितर-बितर कर दिया। साथ ही एक आकृति उछलकर दूर मैदान में जा गिरी। वह आकृति थी ध्रुव। ध्रुव के कपड़े कई जगह से जल चुके थे। कुछ टुकड़े अभी भी सुलग रहे थे।
दक्ष खड़ा था, अपनी तलवार थामे हुए। तलवार की धार पर अग्नि अब भी लहर रही थी और वह मानो अग्निदेवता की तरह प्रतीत हो रहा था। तो बताओ, क्या अब भी लगता है कि 2 महीने कम थे? ड्रेक आग से बाहर निकला तो उसने गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपने शरीर को देखा कि कहीं कोई हिस्सा अब भी जल तो नहीं रहा है। आग की भयावहता सोचकर उसके चेहरे पर डर का असर साफ झलक रहा था। अगर वह आम इंसान होता तो अब तक जलकर राख हो चुका होता। उसके शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे। अपने जले हुए कपड़े देखकर ड्रेक ने उन्हें उतारकर जमीन पर फेंक दिया। अब वह पहले जैसा शांत और सहज नहीं था। उसके चेहरे पर बस हैरानी थी जब वह दक्ष को देख रहा था। दक्ष तलवार के साथ आग भी छोड़ रहा था। ड्रेक को उम्मीद नहीं थी कि दक्ष के पास ऐसी शक्ति होगी। दक्ष अब भी अखाड़े में खड़ा था, उसकी तलवार जल रही थी। उसने एक बार फिर तलवार चलाई और उससे आग की लपटें निकलीं। बूम! एक भयानक अग्निलहर जैसे लाल आग का अजगर ड्रेक से टकराए। गर्म हवाओं का झोंका चारों ओर फैल गया और सारे ट्रेनीज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। शून! ड्रेक को समझ आ गया कि वह इस हमले का सामना नहीं कर सकता। अगर वह आग को काट भी दे तो वह फिर से जुड़ जाएगी और उसे निगल जाएगी। इसलिए उसने बचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह पहली लहर से बचा, दूसरी सामने आ गई। फिर तीसरी। क्या तुम बिना किसी सीमा के आग छोड़ सकते हो? ड्रेक ने हैरानी से पूछा। बूम! तीसरी आग की लहर ने एक बार फिर ड्रेक को पूरी तरह निगल लिया। आग की लपटें एक के ऊपर एक जमा हो रही थीं। ये देख कई अनुभवी सैनिकों के चेहरों पर डर साफ दिखा। क्या वह सच में इस स्तर तक पहुंच गया है? इस आग की ताकत तो किसी डेविल फ्रूट जैसी लग रही है। ये सुनकर जेड भी दंग रह गया। अगर उसे गरुड़ ने पहले नहीं बताया होता कि दक्ष ने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया है तो वह यकीन नहीं करता। दूसरी ओर ट्रेनीज हैरान थे। फ्लेम्स में ड्रेक पूरी तरह गुम हो चुका था। गर्मी की लहरें दर्शकों तक पहुंच रही थीं। हवा गर्म और असहनीय हो रही थी, लेकिन सबके शरीर पर पसीने की जगह बर्फ की ठंडक महसूस हो रही थी। ड्रेक आग में समा गया। ये ताकत तो डरावनी है, किसी ने धीरे से कहा। क्या सब खत्म हो गया? सबकी नजरें उस जलती आग पर थीं, जिसमें ड्रेक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वह आग में जलकर भाप बन गया हो। तभी गर्जना, धरती हिला देने वाली आवाज के साथ अचानक एक भयानक आभा फूटी। चारों ओर की आग उड़ गई और उसी आग से निकला एक विशाल जीव। ड्रेक अब इंसान नहीं था, वह एक डायनासोर में बदल चुका था। एंशिएंट जोंग फ्रूट डायनासोर प्रजाति। मैं ये शक्ति इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ड्रेक ने इंसान और जानवर के बीच की आधी अवस्था में बदलते हुए कहा। अब वह हथियार लिए खड़ा था। उसकी आंखों में उग्रता थी। अब जब मैंने डेविल फ्रूट की ताकत को जगा लिया है, ये लड़ाई अब खत्म है। शून! ड्रेक की रफ्तार अब पहले से दोगुनी हो चुकी थी। वह आग से बाहर निकलते ही सीधा दक्ष की ओर दौड़ा। तो ये सच है, तुम मेरी रीन बनने से पहले ही डेविल फ्रूट खा चुके थे, दक्ष ने उसे आते देख शांत स्वर में कहा। बूम! एक और लाल आग की लहर उठी, जो आकाश तक पहुंचती लग रही थी। हाँ, ड्रेक ने इस बार आग से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना हथियार घुमाकर एक तेज हवा का झोंका छोड़ा, जिससे आग को चीर दिया। हालांकि कुछ लपटें अब भी उसके शरीर से टकराईं और उसकी प्राचीन डायनासोर त्वचा को भी जला गईं। ड्रेक सीधे दक्ष के पास पहुंचा और पूरे बल से अपनी कुल्हाड़ी चलाई। दक्ष ने अपनी तोबू जांगेकी और होनो नो तसुकी तकनीकों से उसका सामना किया। अब ड्रेक के पास जबरदस्त ताकत थी। उसके हमले की शक्ति और रक्षा क्षमता पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। जब तलवार और कुल्हाड़ी टकराई तो ड्रेक का पलड़ा भारी रहा। अब तुम्हारी आग का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, ड्रेक गरजा। वह फिर से आग से घिर गया, लेकिन इस बार बस हल्की जलन के निशान ही दिखे। ड्रेक अब अपने हमलों की ताकत और रक्षा से दक्ष की अग्नि और ऊर्जा को झेल रहा था। दक्ष दूर जा गिरा। हवा में उड़ते हुए उसने हैरान होकर कहा, ये है डेविल फ्रूट की असली ताकत। तो ड्रेक एक डेविल फ्रूट यूजर है और ये रूप कोई साधारण जोन फ्रूट का नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं, ये शायद दुर्लभ एंशिएंट जोन टाइप का डेविल फ्रूट है। आधे पशु जैसे रूप में ही इतनी शक्ति मिल रही है। ड्रेक की इस ताकत को देखकर नए रंगरूट चौंक गए। वो पहले से ही इतना ताकतवर था और अब डेविल फ्रूट के साथ तो जैसे उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं रही। ड्रेक ने अपनी असली ताकत शुरू से ही छिपा रखी थी। हीना ने मंच की ओर देखा, हैरानी उसके चेहरे पर साफ थी। वो समझ रही थी कि आग की शक्ति के साथ दक्ष जीतेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ड्रेक के पास डेविल फ्रूट की ताकत भी है, जिसने पूरी स्थिति को पलट दिया। दूसरी तरफ जब ड्रेक ने अपनी डेविल फ्रूट की शक्ति का उपयोग किया, तब जेड और बाकी मरीन प्रशिक्षकों के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो उन्हें पहले से सब पता हो। मरीन फोर्ट जैसे कैंप में कोई भी ऐसे ही शामिल नहीं हो सकता। हर रंगरूट की पृष्ठभूमि की जांच होती है और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। आखिरकार उसने इसे इस्तेमाल किया। वाकई ये बहुत दुर्लभ शक्ति है। अब तो दक्ष भी इस ताकत के सामने शायद टिक नहीं पाएगा।
ड्रेक अब सीधे बल का इस्तेमाल कर रहा है, जो दक्ष की ताकत के बराबर हो चुका है। एक मरीन प्रशिक्षक ने कहा, उसके स्वर में ड्रेक के लिए प्रशंसा और दक्ष के लिए हल्की सहानुभूति थी। काश इस मूल्यांकन को 1 महीना और टाल दिया जाता, तब नज़ारा कुछ और होता। अब दक्ष की ताकत पर्याप्त नहीं लगती। उसकी आग भी ड्रेक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। लगता है पहले गिरने वाला वही होगा। परिणाम तो अब स्पष्ट है। दक्ष की क्षमता कहीं अधिक है, लेकिन ड्रेक की मौजूदा ताकत उससे कहीं ज्यादा है। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जैद ने भी हल्के से सिर हिलाया। मंच पर ड्रेक अपने आधे पशु रूप में अब दुगनी ताकत से वार कर रहा था। जब वो तलवार घुमाता, उसकी ताकत हवा को चीरते हुए दक्ष की आग को साफ काट डालती। 20 मीटर का मंच अब 40-50 मीटर का हो गया था, क्योंकि डर के मारे सारे रंगरूट पीछे हट गए। अगर ये लड़ाई जंगल में होती तो शायद तुम जीत जाते, लेकिन इस माहौल में तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। हार मान लो। ड्रेक ने तलवार घुमाई। उसी समय दक्ष ने भी अपनी तोबूजांगे की तकनीक का उपयोग किया। जब दोनों की ताकत टकराई तो दक्ष की वार निष्क्रिय हो गई। अगर ये लड़ाई यूं ही चलती रही तो दक्ष को गंभीर चोट लग सकती थी। आखिर ये एक परीक्षा थी, न कि कोई जीवन मरण का युद्ध। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष क्यों हार मानने से इनकार कर रहा है। कुछ ने सोचा वो जिद्दी है, कुछ को लगा कि वो अब हार मान लेगा क्योंकि जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दक्ष इसलिए लड़ रहा था क्योंकि जैसे जैसे वो ड्रेक से भिड़ रहा था, उसकी ऊर्जा लगातार तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही समय में उसकी ऊर्जा उस स्तर तक पहुंच गई थी जितनी बाकी सभी रंगरूट से लड़कर भी नहीं मिली थी। ये प्राचीन डेविल फ्रूट वाकई जबरदस्त है। सिर्फ आधे रूप में ही दुगनी ताकत। अब इसे खत्म करना होगा। हाथ सुन्न हो चुके हैं, लेकिन ये अनुभव वाकई काबिले तारीफ रहा। काश ऐसी जगहें और हों जहां इतनी तेजी से ऊर्जा बढ़े। ये सोचते हुए दक्ष ने अपने हाथ की सुन्नता को झटका, गहरी सांस ली और फिर थोड़ी शांति के साथ ड्रेक की तरफ देखा। हाँ, तुम सही हो, अब अंत होने वाला है। उसकी आवाज के साथ ही दक्ष ने होनो नो तसुकी को उठाया और तलवार पकड़ने की सबसे सामान्य मुद्रा में खड़ा हो गया। ये था अंतिम वार। ड्रेक ने देखा तो उसे लगा कि दक्ष अब भी लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये व्यर्थ है। उसने तलवार और कुल्हाड़ी सामने रखी और आंधी की तरह दक्ष की ओर दौड़ा। वो इतनी तेजी से दौड़ा कि एक पल में ही दक्ष के सामने आ गया। दक्ष ने कोई खास चाल नहीं चली। उसने बस तलवार को साधारण रूप से ऊपर उठाया और सीधा वार किया। सामान्य सा लगने वाला ये वार, लेकिन जैसे ही दक्ष की तलवार ऊपर थी, वहां एक गहराई और शांति छा गई, मानो सारी आत्माएं उस तलवार में समा गई हों, और जैसे ही तलवार नीचे आई, वो सारी आत्माएं जैसे आजाद हो गईं। गेत्सुगा टेंशो जैसे ही दक्ष की तलवार नीचे आई, एक विशाल तलवार ऊर्जा बाहर निकली। ये अब तक की सबसे ताकतवर वार थी। एक पल में ही ये ऊर्जा ड्रेक के सामने थी। पहले की किसी भी वार से दुगनी ताकत, दुगनी रफ्तार। क्या? ड्रेक की आंखें डर से फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि दक्ष इतनी ताकत के साथ वार कर सकता है। वो वार को अब टाल भी नहीं सकता था। उसने दांत भींचकर उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन गेत्सुगा टेंशो की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वार सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि उसकी धार और ठोस ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। तलवार की वो ऊर्जा जो भी उसके रास्ते में था, सबको काटती चली गई। ड्रेक का तलवार और कुल्हाड़ी दोनों कट गए, लेकिन ऊर्जा वहीं नहीं रुकी, वो ड्रेक की ओर बढ़ती रही। ड्रेक की आंखों में अब भय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इस स्तर की हमला करेगा। बस एक पल में ही वो ऊर्जा उसकी रक्षा को चीरती हुई उसे अपने साथ बहा ले गई। ड्रेक के शरीर में एक तीव्र पीड़ा फैल गई। क्या मैं मरने वाला हूं? यही विचार उसके जहन में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मरीनफोर्ड की यह परीक्षा उसे मौत के इतने करीब ले आएगी। ड्रेक की स्टील जैसी कठोर त्वचा भी दक्ष की तलवार के वार को नहीं रोक सकी। उसका शरीर 2 हिस्सों में कटने ही वाला था कि एक आकृति अचानक उसके पास प्रकट हुई, जैसे किसी क्षण में वहां टेलीपोर्ट हो गई हो। उस शख्स ने ड्रेक को गेत्सुगा टेंशो की सीधी चपेट से खींचकर दूर किया और फिर उसी हाथ से उस ऊर्जा हमले को पकड़ लिया और उंगलियों के बीच दबा दिया। गेत्सुगा टेंशो एकदम से फट पड़ा। ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई और जमीन में गहरी आड़ी तिरछी दरारें बन गईं। जो आकृति सामने आए, वह और कोई नहीं बल्कि मरीन के पूर्व एडमिरल और नए रंगरूटों के प्रशिक्षक ज़हीर थे। ज़हीर ने चुपचाप जमीन पर फैली दरारों को देखा, फिर गहरी नजरों से दक्ष की ओर देखा। दक्ष विजेता है। उनकी आवाज भारी थी, और यह कहते ही वो मुड़कर अखाड़ा छोड़कर चले गए। सभी दर्शक स्तब्ध खड़े थे। दक्ष द्वारा गेत्सुगा टेंशो छोड़ना, ड्रेक पर वार होना और ज़हीर द्वारा उसे बचाना, ये सब एक ही क्षण में घट गया। कई रंगरूटों को तो समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। उनके सामने दृश्य एकाएक बदल गया था। पर एक बात साफ थी, उस विशाल ऊर्जा हमले की छाप उनके दिलो दिमाग पर अंकित हो गई थी। जब ज़हीर ने दक्ष की जीत की घोषणा की, तो सभी अभी भी स्तब्ध थे, जैसे चेतना शून्य हो गई हो।
दक्ष अब भी अखाड़े में खड़ा उस गहरी दरार को देख रहा था जो उसके अंतिम वार से बनी थी, और वे छोटी दरारें जो गेत्सुगा टेंशो फटने से बनी थीं। ड्रेक के हथियार टुकड़ों में कटकर बिखर चुके थे। जहीर के समय रहते पहुंचने के बावजूद ड्रेक के शरीर पर अब भी खून के धब्बे थे। वह खून को धीरे धीरे टपकते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी थी। काफी देर बाद किसी ने होश में आकर धीमे से कहा, क्या वही आखिरी वार उसकी असली ताकत थी? ड्रेक बेहद ताकतवर था। उसने एक ऐसा फल खाया था जिससे उसकी ताकत दोगुनी हो जाती थी। फिर भी दक्ष ने उसे हरा दिया। सिर्फ सामान्य रंगरूट ही नहीं, शीर्ष 10 में शामिल लोग भी चुप थे। उनके मुंह सूख चुके थे। अब कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था और किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। दक्ष की शक्ति और उसका स्थान अब निर्विवाद था। अब शिविर में वह सबसे शक्तिशाली था। उसकी रैंकिंग पर कोई सवाल नहीं करेगा और उसकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं करेगा। कुछ लोग डरने भी लगे थे, डर इस बात का कि कहीं दक्ष उनके पुराने व्यवहार का हिसाब न ले। उसी समय विशाल मुख्यालय किले के ऊपर 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक ने दक्ष की ओर देखकर रुचि दिखाई। मिस्टर गोविंद का भांजा काफी अच्छा है। ये कहने वाला था एडमिरल कुशल, जिसे लोग हिमांशु के नाम से भी जानते थे। उसके साथ खड़ा था एडमिरल सत्यजीत, जिसे लोग अग्निकांत के नाम से जानते हैं। जहां जनता गोविंद की प्रशंसा करती थी, ये दोनों उसे उतना सम्मान नहीं देते थे, खासकर उसके बेटे के कारण, जिसने मरीन के खिलाफ जाकर क्रांति सेना बनाई थी। गोविंद का स्वभाव सरल था और अब लग रहा था कि दक्ष में भी वही गुण हैं। और यही बात अग्निकांत को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहीं ऐसा न हो कि दक्ष भी एक दिन मरीन को धोखा दे और ड्रैगन की तरह क्रांति सेना से जा मिले। ये अग्नि वाली शक्ति क्या है? मैं आशा करता हूं कि वह मरीन को धोखा न दे, लेकिन अगर दिया तो चाहे वह गोविंद के परिवार का ही क्यों न हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे हमने ड्रैगन को जाने दिया, वैसा अब नहीं होगा। अग्निकांत की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर वह मुड़ा और अपने कक्ष में चला गया। हिमांशु की आंखें हल्की सी चमकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह भी कंधे उचकाकर अपने कक्ष में चला गया। जब अग्निकांत ने दक्ष को ठंडी नजरों से देखा, दक्ष ने वह भावना महसूस की। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां बस विशाल मुख्यालय दिखाई दिया। क्या ये मेरा भ्रम था? दक्ष ने सिर हिलाया और ज्यादा नहीं सोचा। वह मंच से नीचे उतर गया। उसकी आत्मा आम लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह छोटी छोटी चीजें भी महसूस कर सकता था, खासकर दुश्मनी जैसी भावनाएं। उस पल उसने किसी अनजानी शत्रुता को महसूस किया, लेकिन वह भ्रम था या सच्चाई, वह तय नहीं कर सका। गोविंद का भांजा और ड्रैगन का चचेरा भाई होने के कारण बहुत से लोग उसे खत्म करना चाहते थे, पर दक्ष अब उन सब के नाम सोचकर समय नहीं गंवाना चाहता था। उसे बस अपनी आत्मा की तलवार को 5वें चरण तक ले जाना था। तब वह यमराज शिखाई का उपयोग कर सकेगा, और तब वह इस दुनिया के अधिकांश लोगों से नहीं डरेगा। अखाड़ा छोड़ते हुए वह एक कोने में गया। एक विचार के साथ उसके सामने शक्ति की पट्टी प्रकट हो गई। 3रा चरण, आत्मा की बुद्धिमान तलवार जोड़ 0। गुण, हमला शक्ति जोड़ 135, ताकत जोड़ 40, फुर्ती जोड़ 40। विशेष गुण, संसार की हर वस्तु राख बन जाओ। तलवार वार में अतिरिक्त अग्नि क्षति, क्रांति की शर्त पूरी नहीं हुई। विशेष गुण, गेत्सुगा टेंशो अर्धवृत्ताकार लाल ऊर्जा हमला छोड़ सकता है। ऊर्जा 82/120। आज की लड़ाई में 20 से भी ज्यादा ऊर्जा बढ़ी। ऊर्जा का स्तर 82 पहुंच गया था, अगली शक्ति वृद्धि के बेहद करीब। दक्ष ने आंखें बंद की और आज की लड़ाई को याद किया। कहाँ गलतियां हुई, क्या सुधार करना है, ये सब सोचते हुए। आज की लड़ाइयों ने न सिर्फ उसकी ऊर्जा बढ़ाई बल्कि उसे असली युद्ध का अनुभव भी दिया। अब वह अभ्यास जैसी ही शक्ति असली मुकाबलों में भी इस्तेमाल कर सकता था। चयन प्रक्रिया समाप्त होते ही दक्ष मंच से नीचे उतरा। उसके बाद बाकी सभी प्रशिक्षणार्थियों ने चुनौती देना शुरू किया ताकि वे बेहतर रैंकिंग प्राप्त कर सकें। हीना, जो पहले दूसरे स्थान पर थी, 12वें पायदान पर खिसक गई। हालांकि उसकी शक्ति कम नहीं थी, ग्रुप 5 में दक्ष और ड्रेक के बाद वही सबसे शक्तिशाली थी। आखिरकार जब सभी की चुनौतियां पूरी हो गईं, तो मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त घोषित कर दी गई। वास्तव में यह इंस्ट्रक्टर्स की अपेक्षा से पहले ही समाप्त हो गया। इन मुकाबलों में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, सिवाय ड्रेक के, जो दक्ष के गेत्सुगा टेंशो का सामना नहीं कर सका। यदि जेड समय पर हस्तक्षेप न करता तो उसकी जान तक जा सकती थी। जब स्पष्ट हो गया कि अब कोई और चुनौती नहीं दे रहा, जेड ने सिर हिलाकर मूल्यांकन के अंत की घोषणा की। प्रदर्शन और रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 15 को बुलाया गया। वे 15 प्रशिक्षणार्थी अब एलीट कैंप में सम्मिलित किए जाने वाले थे। उनमें पहले स्थान पर दक्ष था, उसके बाद ड्रेक और अन्य। हीना भी उन 15 में शामिल थी। जिन्होंने अपना नाम सुना, वे अब एलीट कैंप के लिए पदोन्नत माने जाएंगे। मेरे पीछे चलें। जेड ने सूची पढ़ने के बाद सभी 15 को अपने साथ मैदान से बाहर ले गया। एलीट कैंप का प्रशिक्षण क्षेत्र सामान्य प्रशिक्षण क्षेत्र से बिल्कुल अलग था।
यहाँ प्रवेश करने के बाद परिवर्तन बहुत बड़ा होता था। यहाँ प्रशिक्षण स्वयं जेड के अधीन होता था, जो शायद वर्तमान एडमिरल से भी अधिक प्रभावी हो सकता था। जो चयनित नहीं हुए थे वे दक्ष और बाकी चयनितों को ईर्ष्या से देखते रहे और फिर प्रशिक्षकों के निर्देश पर वहां से चले गए। अल्पविराम। जेड 15 को लेकर मेरीन फोर्ट के विशाल किले में ले गया। यह विशाल दुर्ग मेरीन का शीर्ष संचालन केंद्र था। सबसे ऊपर कप्तान कमांडर का कार्यालय, एडमिरल्स के विश्राम स्थल और सबसे उच्च स्तरीय बैठक कक्ष स्थित थे। नीचे के स्तरों में खुफिया एजेंसियां और अन्य प्रशासनिक विभाग थे। दूसरी मंजिल पर था एलीट कैंप का प्रशिक्षण मैदान और जेड का व्यक्तिगत कार्यालय। दक्ष के लिए ये जगह नई नहीं थी। वह गार्ड का भतीजा था और पहले भी कई बार यहां आ चुका था, इवन कप्तान कमांडर के कार्यालय तक। शायद दक्ष की आत्मा आम लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए इस विशाल दुर्ग के सामने उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। पहले गार्ड के सामने खड़े होते समय उस पर एक दबाव महसूस होता था, लेकिन समय के साथ वह प्रभाव भी कम होता चला गया। किसी की भी जानलेवा दृष्टि या दमन का उस पर अब असर नहीं होता था। उसे यह नहीं पता था कि क्या वह हाओशोकु नो हाकी को भी सह सकेगा या नहीं। जब वे सभी किले की दूसरी मंजिल तक पहुंचे तो जेड को देखकर हर सैनिक ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। कुछ गलियारों से गुजरते हुए वे एक विशाल हॉल में पहुंचे, वही प्रसिद्ध एलीट कैंप। यहाँ की अभ्यास विधियां और स्पारिंग सामान्य कैंप से बिल्कुल अलग थीं। जैसे ही जेड ने हॉल में प्रवेश किया, वहां के सभी प्रशिक्षु एकदम सतर्क हो गए और उसे सलामी दी। लगता है अब यहाँ कुछ परिचित चेहरे ज्यादा दिखेंगे। दक्ष ने नजर घुमाई और उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उसे कुछ पुराने चेहरे दिखे, स्मोकर, एन और कुछ अन्य। कुछ को वह नहीं पहचानता था, पर चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। जैसे दक्ष और उसके साथी एलीट कैंप को देख रहे थे, वैसे ही वहां के पुराने प्रशिक्षु भी उन्हें देख रहे थे। लगता है ये नए लोग हैं। जेड सर उन्हें लेकर आए हैं तो जरूर नए होंगे। कुछ लोग मुस्कराए और दक्ष की ओर देखते हुए बोले। एक और ने मुस्कान के साथ कहा, उन्हें हल्के में मत लो। इस बार ड्रेक नाम का कोई नया आया है, काफी ताकतवर है। मुमकिन है कि हम में से भी कोई उससे न जीत सके। क्या मजाक है, एक नया लड़का मुझसे जीत जाएगा, शायद जब सब मिलकर हमला करें। कुछ पुराने प्रशिक्षु हंस पड़े और सिर हिलाने लगे। अल्पविराम। यही है वह जगह जहां अब तुम सब रहोगे। तुम्हारा सामान यहां भेज दिया गया है। अब से तुम मुझे टीचर जेड कहोगे। जेड ने एलीट कैंप के पुराने सदस्यों की ओर देखा और उन्हें अभ्यास जारी रखने का संकेत दिया। फिर उसने दक्ष और नए लोगों की ओर रुख किया। एलीट कैंप सामान्य कैंप से भिन्न है। अब तुम मेरीन के श्रेष्ठ लोग हो। भले ही तुम अभी भी प्रशिक्षु कहलाते हो, पर वास्तव में तुमने मेरीन से स्नातक कर लिया है। यहाँ केवल विशेष प्रशिक्षण नहीं होगा, बल्कि असली युद्ध मिशन भी होंगे। कोई अभ्यास या आकलन नहीं, बल्कि समुद्री डाकुओं से वास्तविक टकराव। उसकी बातें प्रेरणादायक थीं, लेकिन उनके साथ ही वातावरण में गंभीरता भी भर गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जेड ने फिर बोलना शुरू किया और एलीट कैंप और सामान्य कैंप के बीच के फर्क को विस्तार से समझाया, खासकर एलीट कैंप की स्नातक प्रक्रिया के बारे में। ये स्नातक नियम पूरी तरह से अलग था। यहाँ कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। जब कोई चाहे तब आवेदन कर सकता था। आवेदन के बाद एक मूल्यांकन होता और यदि उसमें उम्मीदवार लेफ्टिनेंट कमांडर के स्तर का प्रदर्शन करता तो वह पास माना जाता। फिर उस प्रदर्शन के आधार पर उसे रैंक दिया जाता। सबसे कम रैंक था एनसेन और सबसे ऊंचा लेफ्टिनेंट कमांडर। कब स्नातक के लिए आवेदन करना है ये तुम पर निर्भर है, परंतु 3 साल से अधिक नहीं। यदि 3 साल में आवेदन नहीं किया या परीक्षा पास नहीं की तो तुम्हें जबरन स्नातक किया जाएगा, बिना किसी रैंक के, बस एक साधारण सिपाही के रूप में। जेड रुका और फिर शांत स्वर में बोला, लेकिन अब तक मेरे एलीट कैंप से कोई भी साधारण सिपाही नहीं बना है, और मैं आशा करता हूं कि तुम में से भी कोई नहीं बनेगा। ज ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ग्रेजुएशन नियमों और मिशनों के अलावा एलीट कैंप में तुम्हें ज्यादा आज़ादी मिलेगी। ट्रेनिंग में भाग लेना है या नहीं, मुझे सिर्फ नतीजों से मतलब है। अब मैं तुम्हें कैंप के नियम संक्षेप में बता चुका हूं। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक एक करके बुलाऊंगा और तुम्हारी वर्तमान योग्यता के अनुसार विशेष प्रशिक्षण तय करूंगा। इसी दौरान अगर तुम्हारे पिछले प्रशिक्षण को लेकर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इतना कहकर ज वहां से चला गया और एक कमरे में प्रवेश कर गया। पीछे केवल नए रंगरूटों की पंक्ति बची रही। ज के जाते ही जब ड्रेक, दक्ष और बाकी लोग आसपास का माहौल जानने के लिए चलने लगे, तभी एक तीखी आवाज सुनाई दी। ओए नए लड़कों। उस आवाज के साथ ही एक अनुभवी सैनिक सामने आया। उसकी यूनिफॉर्म पर उसका नाम लिखा था। बहुत अच्छा। तुम में से ड्रेक कौन है? उसने तीखे लहजे में पूछा। ड्रेक ने भौहें चढ़ाईं पर शांत स्वर में बोला, मैं हूं, कुछ काम है। बहुत अच्छा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए व्यंग्य कसा, तुम सामान्य कैंप के सबसे मजबूत हो। तो फिर क्या हो गया? दरअसल उसके कुछ दोस्तों ने कहा था कि ड्रेक उन्हें हरा सकता है, और इसी बात से नाराज होकर वो यहाँ उसे चुनौती देने आया था।
उसके अनुसार दक्ष और बाकी रंगरूटों ने शिक्षक ज़ेड की मार्गदर्शना नहीं पाई थी, इसलिए वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ड्रेक ने हल्की उदासी और तटस्थता के साथ कहा, माफ़ करना, मैं सबसे मजबूत नहीं हूँ। ड्रेक अभी हाल ही में दक्ष के गेटशुगर टेंशो से घायल हुआ था। भले ही ज़ ने समय रहते उसे बचा लिया, लेकिन उसका शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। बहुत अच्छा ने जब ये देखा तो भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तो फिर सबसे मजबूत कौन है? ये बात ड्रेक को भी चुभी, लेकिन पहले दिन ही झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा। पर बाकी रंगरूटों को ये बात नागवार गुजरी। एक ने गुस्से में कहा, क्या तुम हमें कमज़ोर समझते हो? बहुत अच्छा ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारे बीच के सबसे मजबूत से मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं हो तो रास्ता छोड़ दो। उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वह और उसके साथी असली समुद्री डाकुओं से लड़ चुके थे, कईयों को मारा भी था, इसलिए उन्हें इन नए रंगरूटों पर तिरस्कार होता था। तुम बहुत घमंडी हो। एक रंगरूट फट पड़ा और गुस्से में उस पर हमला कर दिया। धड़ाम। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बहुत अच्छा ने उसकी मुट्ठी को बेहद आराम से पकड़ लिया। इसे ताकत कहते हो? अभी भी माँ का दूध पी रहे हो क्या? उसने तिरस्कार से कहा और अगले ही पल उसने एक मुक्का जड़ दिया। बूम! उसका घूंसा इतना भारी था कि रंगरूट हवा में उछलकर दूर जा गिरा, भले ही उसने रक्षा की कोशिश की थी। ये देखकर बाकी नए रंगरूट सन रह गए। अब उन्हें महसूस हुआ कि ड्रेक और दक्ष को छोड़कर शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके। बहुत अच्छा बोला, हमें पता है कि तुम सामान्य कैंप के टॉप हो। कुछ लोग तुम्हें राक्षस तक कहते हैं, लेकिन यहाँ हर कोई राक्षस है। हम लोग शिक्षक ज़ेड के विशेष प्रशिक्षण में हैं और कई बार मौत से लड़ चुके हैं, इसलिए तुमसे तुलना मत करना, तुम सब बस नौसिखिए हो। भीड़ में और भी एलीट सिपाही जमा होने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, लो भाई, बहुत अच्छा, फिर से नए लड़कों को डराने लगा। बस ज्यादा मत करना, वरना गुरुजी नाराज हो जाएंगे, किसी और ने चुटकी ली। इस बीच बहुत अच्छा की ताकत देखकर ज्यादातर नए रंगरूट डर गए थे, जबकि ड्रेक उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। उसने कहा, तो बताओ कौन था वो जो कह रहा था कि ये नए लोग हमें हरा देंगे? उसका चेहरा ऐसा बिगड़ूंगा जैसे सुअर का हो। फिर उसने दक्ष और बाकियों की ओर घूमकर पूछा, तो बताओ तुम सब में सबसे ताकतवर कौन है? शुरुआत में तो रंगरूट गुस्से में थे, लेकिन अब सभी की नज़र अनायास ही दक्ष पर जा टिकी। बहुत अच्छा ने देखा कि सब उसे देख रहे हैं। वो मुस्कुराया और बोला, तुम सबसे मजबूत हो। अगर तुम मुझसे लड़ने से डरते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। क्या तुम सच में मेरे साथ खेलना चाहते हो? दक्ष ने सामने वाले की उकसावे भरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वो आमतौर पर ऐसे किसी भी उकसावे में शांत संत जैसा रहता था। अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो फिर तुम्हें सबक सिखाते हैं। तुम्हें मैं 3 वार करने दूंगा। बिना जवाब दिए वेरी गुड ने दक्ष को घूरते हुए नाक सिकुड़ी और इशारे से बाकी लोगों को पीछे हटने को कहा। लेकिन तभी एक सख्त आवाज गूंजी, वेरी गुड, तुम्हें ताकत मैंने दी और तुम इसका ये इस्तेमाल कर रहे हो। ज़ेड, शिक्षक ज़ेड, अगर इतनी ताकत है तो जाकर अभ्यास करो। हाँ हाँ। जो वेरी गुड कुछ देर पहले घमंड से भरा हुआ था, अब एकदम दबा दबा सा नजर आया, जैसे कोई मुर्गा डर के मारे सिर झुकाए खड़ा हो। दक्ष, जो अब अपनी तलवार निकालने ही वाला था, थोड़ा मुस्कुराया और फिर हाथ तलवार की मूठ से हटा लिया। एलीट कैंप में चुनौती देना सामान्य बात थी, कोई भी किसी को भी चुनौती दे सकता था, इसलिए ज़ेड ने वेरी गुड को दंड नहीं दिया। उसने नए भर्तियों की तरफ देखा और कहा, पहला दक्ष, मेरे साथ आओ। जी। दक्ष पहले से ही हॉकी सीखना चाहता था और अब यह अवसर उसके सामने था। ज़ेड उसके मार्गदर्शक बनने जा रहा था। दक्ष बिना समय गंवाए ज़ेड के पीछे चल दिया। ज़ेड उसे लेकर चौक के किनारे एक छोटे से अभ्यास क्षेत्र में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ेड और दक्ष को कमरे में जाते देख वेरी गुड ने राहत की सांस ली। तभी एक सीनियर बोला, वेरी गुड, नए लोगों को तो परेशान कर सकते हो, लेकिन शिक्षक से तो डरना पड़ेगा ही। मैं तो सोच रहा था कि ड्रेक सबसे ताकतवर है, लेकिन लगता है दक्ष उससे भी आगे है। मैंने तो सुना था कि ड्रेक ही नॉर्मल कैंप में सबसे मजबूत था। एक और सीनियर हंसते हुए बोला, शुक्र मनाओ दक्ष से तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई, वरना शायद तुम हार जाते। बकवास, वेरी गुड ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वो बस आया है और सोचता है मुझसे जीत जाएगा। क्या वो कोई स्मोकर है? स्मोकर का नाम सुनकर सब हंसने लगे। स्मोकर ने भी तो जब एलीट कैंप ज्वाइन किया था तब सबको पछाड़कर टॉप पर पहुंच गया था। असल में ज्यादातर सीनियर यही मानते थे कि दक्ष वेरी गुड से नहीं जीत सकता। वेरी गुड कैंप के बीच के स्तर पर था और नए भर्ती अभी कच्चे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छोटे कमरे में सिर्फ दक्ष और ज़ेड मौजूद थे। गार्प ने तुम्हें काफी कुछ सिखाया होगा, जैसे शरीर की सीमाओं को तोड़कर उसमें छिपी ताकत को जगाना। ज़ेड ने मुस्कराते हुए कहा। दक्ष ने सिर हिलाया, लेकिन ये मत सोचो कि गार्प से जो सीखा वही अंतिम है। मेरी ट्रेनिंग उस बूढ़ी औरत की ट्रेनिंग से अलग है।
जेड ने हंसते हुए कहा। जेड की ट्रेनिंग कहीं ज्यादा सख्त थी। आज के एडमिरल उसी के शिष्य थे। दक्ष को याद था कि गार्ड किस तरह लूफी की ट्रेनिंग करता था, खाई में फेंकना, गुब्बारे में बांधकर आसमान में उड़ाना। सौभाग्य से दक्ष को वैसा कुछ नहीं झेलना पड़ा। जेड का तरीका शरीर की गहराई में छिपी क्षमता को क्रमबद्ध तरीके से निकालने का था और दक्ष को वो तरीका ज्यादा समझ आता था। जेड को बस कुछ सुझाव देने होते थे और दक्ष उन्हें आत्मसात करके खुद अभ्यास कर सकता था। वो सुझाव भी दक्ष के लिए साधारण नहीं होते। जब जेड की बात खत्म हुई तो दक्ष ने खुद हॉकी का विषय छेड़ा। वो हॉकी के बारे में जानता था, लेकिन अभ्यास कैसे करना है यह नहीं। इस दुनिया में हॉकी के 3 प्रकार होते हैं। केनबुनशोकु हॉकी, जिससे आसपास की हलचल का छठा इंद्रिय जैसा आभास होता है और सीमित भविष्य दृष्टि मिलती है। बुसोशोकु हॉकी, जिससे आत्मा को कवच बनाकर हमले को रोका जा सकता है या अपने वार को ताकतवर बनाया जा सकता है। हाओशोकु हॉकी, जो बेहद दुर्लभ होता है, हर 10 लाख में कोई एक, जो दूसरों की इच्छाशक्ति को कुचल सकता है। दक्ष ने जैसे ही हॉकी का जिक्र किया, जेड की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा दक्ष अब इसके लिए तैयार है। जेड ने दक्ष को हॉकी का अभ्यास करने के तरीके बताने शुरू किए। हॉकी का अभ्यास आसान नहीं था। एक एक कदम चलकर ही उसे हासिल किया जा सकता था, लेकिन दक्ष में योग्यता थी और वह गार्ड का भतीजा भी था, इसलिए जेड उसे समय देने को तैयार था। जेड ने दक्ष को हॉकी के बारे में कुछ देर बताया, फिर थोड़ी देर रुका ताकि दक्ष उसे समझ सके, फिर कहा, हॉकी सीखने से पहले मेरा सुझाव है कि तुम मरीन की 6 पावर्स के बारे में जानो। चाहे तुम तलवारबाजी पर ध्यान क्यों न दो, लेकिन सोरू और रनकियाकू जैसे कौशल तुम्हें बहुत मदद करेंगे। जहीर की बातों ने दक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। सरू एक उच्च गति की गति तकनीक थी जिससे हवा में कदम रखा जा सकता था। अभिजात शिविर में लगभग हर कोई इसका अभ्यास कर सकता था। वैसे भी मरीन की 6 शक्तियां साधारण लोगों के लिए नहीं थीं। जैसे हॉकी का अभ्यास, इनके लिए मानवीय सीमाओं से परे शारीरिक ताकत की जरूरत होती थी। इस समय दक्ष के पास इन दोनों का अभ्यास करने की योग्यता थी। अपनी वर्तमान शक्ति के अनुसार दक्ष को लगा कि उसके पास अब लेफ्टिनेंट की ताकत है। इस संसार में शक्ति का विभाजन बिखरा हुआ था, इसलिए दक्ष ने यह तय किया कि वो मरीन के पदक्रम को मानक बनाकर अपनी ताकत मापेगा। लेफ्टिनेंट से नीचे की ताकत अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। खुद मरीन लेफ्टिनेंट्स में भी काफी अंतर था। मरीन में कई रैंक थे, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल। और वाइस एडमिरल व रियर एडमिरल के बीच की ताकत का अंतर वैसा ही था जैसा वाइस एडमिरल और एडमिरल के बीच का, बेशक गिरीश को छोड़कर। जैसे जैसे रैंक नीचे जाते थे, अंतर थोड़ा कम होता था। कुछ असली ताकतवर समुद्री डाकू भी थे, जैसे चार्यों को, उनके नीचे व्हाइट बियर्ड के माँ को, बिग मॉम के 4 सितारे और कई अन्य। दक्ष ने सोचा कि मरीन एडमिरल्स की तुलना योंकों से की जा सकती है। हालांकि योंकों की वास्तविक शक्ति का आंकलन करना आसान नहीं था। क्या वे एडमिरल्स को हरा सकते हैं? ये प्रश्न अभी दूर थे। फिलहाल तो दक्ष को अपने वर्तमान स्थान का भान होना चाहिए ताकि घमंड उसके भीतर जगह न बना पाए। मैं तो सब कुछ सरल भाषा में कह रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी प्रतिभा को देखकर लगता है कि तुम बहुत कुछ पहले से समझते हो, लेकिन अगर किसी चीज में संदेह हो तो पूछ सकते हो। जहीर ने 6 शक्तियों के अभ्यास की विधियां सरलता से समझाईं। दक्ष के चेहरे पर कोई उलझन न देख जहीर ने हल्का सिर हिलाया। दक्ष को सब कुछ समझ आ गया था। वो सिर्फ इस दुनिया का नहीं था, उसकी आत्मा किसी और दुनिया से आई थी जहां उसने वन पीस देखा था। उसकी समझ असाधारण थी और जहीर ने बातों को इतना सरल बना दिया था कि समझना स्वाभाविक हो गया। हालांकि उसे समझ आ गया था, फिर भी कुछ प्रश्न थे। ये प्रश्न 6 शक्तियों के बारे में नहीं थे, बल्कि अभ्यास की बारीकियों को लेकर थे। उसने ये प्रश्न पहले गिरीश से पूछे थे, लेकिन जवाब अस्पष्ट मिले थे। जहीर ने उसके प्रश्न सुने और थोड़े विचार के बाद एकदम स्पष्ट उत्तर दिए। दक्ष की आंखों में चमक आ गई। जहीर ने कोई अधीरता न दिखाते हुए उससे पूछा, क्या और कोई प्रश्न है? अभी के लिए नहीं, धन्यवाद गुरुजी। दक्ष के शब्दों में सच्ची कृतज्ञता थी। उसने जहीर से वही उत्तर पाए थे जो गिरीश ने अस्पष्ट छोड़े थे। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जहीर ने उसकी सच्चाई को महसूस किया, मुस्कुराया और कहा, अब अगर कोई समस्या नहीं है तो जाओ और दृष्टि को बुला लाओ। जी। दक्ष ने सिर हिलाया और अभ्यास कक्ष से बाहर निकल गया। जैसे ही वह हॉल में आया, उसने देखा कि वरिष्ठ अभ्यासी दृष्टि और बाकी लोगों के साथ थे। जहीर के जाने के बाद कुछ लोग नए लोगों को सबक सिखाना चाहते थे। अभिजात शिविर में यह आम बात थी। साधारण शिविर से आए नए लोग अक्सर घमंडी होते थे, इसलिए वरिष्ठ उन्हें जमीन दिखाते थे। ये जरूरी था क्योंकि यहाँ असली मिशन होते थे। असली समुद्री डाकू से लड़ाई होती थी। अगर कोई घमंड में जीता तो वो जल्द ही मर जाता। इसी कारण जब वरुण ने उत्तेजना फैलाई तो जहीर ने केवल डांट लगाए, कोई सजा नहीं दी। जब दक्ष भीड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि जहीर के जाने के बाद वरुण ने दृष्टि को उकसाया था, जिससे लड़ाई की नौबत आ गई।
लेकिन दक्ष को इसमें कोई रुचि नहीं थी। उसे अब मरीन की 6 शक्तियों और हाकी के अभ्यास की विधि मिल गई थी। वो अब किसी शांत जगह जाकर अभ्यास करना चाहता था। दृष्टि, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। दक्ष के इन शब्दों ने वह लड़ाई रोक दी जो होने ही वाली थी। दृष्टि ने वरुण को ठंडी नज़र से देखा, फिर बिना कुछ बोले मुड़कर चला गया। क्या बात है, इतना जल्दी खत्म हो गया? वरुण ने दक्ष को देखा पर कुछ कह नहीं सका। ज़हीर ने बुलाया था, उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। दक्ष मुड़ा और वापस जाने लगा। तभी वरुण आगे बढ़ा और रास्ता रोकते हुए बोला, अरे भाग तो गए, ऊपर से मेरा प्रतिद्वंद्वी भी ले गए, अब तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए। नहीं, रास्ता मत रोको, दक्ष ने शांत स्वर में कहा और आगे बढ़ा। वरुण ने हंसते हुए कहा, रोकूंगा, कर लोगे क्या? दक्ष ने उसकी मुस्कुराहट को देखा और उत्तर दिया, सच में जानना चाहते हो? ये देखकर वरिष्ठ पीछे हट गए। अब लड़ाई तय थी। कहते हैं ये साधारण शिविर का पहला स्थान है। देखते हैं वरुण की कितनी चालें झेल पाता है। 10 चालों से ज्यादा नहीं चलेगा। नहीं, नंबर 1 है, 30 चालें तो ले ही लेगा। वरिष्ठ अभ्यासी उत्साह से दोनों को देख रहे थे। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है आगे क्या मोड़ आने वाला है इस कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए दक्ष का सोल मास्टर सिस्टम के आने वाले एपिसोड्स के साथ। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा रिएक्शन मुझे अगला चैप्टर और भी जोश के साथ लिखने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए जुड़े रहिए और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनिए।